हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित एडवोकेट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। मैंने अपनी रैपिड डिटेल क्लास की सीरीज चलाई हुई है जिसमें हमने सेक्शन 1 टू सेक्शन 11 पूरे तरीके से रैपिडली वे में जो बेयर ट्रेडिंग होती है उसमें कर लिया। अब हम आज से सेक्शन 12 से कैरी ऑन फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड स्टार्ट करते हैं सेक्शन 12 से रीड करना और समझते हैं हमारे लेजिस्लेचर ने, हमारे मेकर्स ने इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखिए सेक्शन 12 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। अब तथ्य क्या दिखाते हैं? अस्तित्व दिखाते हैं किसका, कि भाई कोई स्टेट ऑफ माइंड थी। अब स्टेट ऑफ माइंड से सीधा सीधा क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं आप, क्या सीधा सीधा सोच कर ला सकते हैं कि सीधा मैंसरिया था। फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड कि तब एक फैक्ट हो रहा था, एक तथ्य दिखा रहा है, कोई केस में एक गवाह, एक सबूत निकल के आ रहा है। वो तथ्य क्या दिखा रहा है कि भाई एक व्यक्ति की, विक्टिम की, विटनेस की, अक्यूज्ड की, ऑफेंडर की एक पर्टिकुलर टाइम पर, जिस टाइम वो ऑफेंस हो रहा था या उससे पहले या उसके बाद में, कोई स्टेट ऑफ माइंड थी। स्टेट ऑफ माइंड मतलब कोई मेंसरिया था। और ऑफ बॉडी या स्टेट ऑफ बॉडी थी, मतलब उसकी शारीरिक गतिविधि कुछ ऐसी थी। और ऑफ स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग, या फिर उसकी बॉडली फीलिंग कुछ बयां कर रही थी, वो तथ्य कुछ ऐसे बयां कर रहे थे। तो हम सेक्शन 12 की बॉडी पढ़ते हैं। अब देखिए फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड। अब तथ्य जो शो करते हैं, जो दिखाते हैं क्या, कि कोई अस्तित्व, किसका अस्तित्व, स्टेट ऑफ माइंड का, कि भाई माइंड एक स्टेट में था, मतलब मस्तिष्क एक स्टेट में था, एक कंडीशन में था। सच एज इंटेंशन, अब बता रखा है, एग्जांपल दे रखे स्टेट ऑफ माइंड में क्या क्या होता है। सच एज इंटेंशन, हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया इंटेंशन, मतलब करना ही है, उसका सर फोड़ना है तो फोड़ना ही है, यह इंटेंशन, ठीक है। नॉलेज, अब जो नॉलेज, भाई सर फोड़ना है, मिशन तो बनाया है, पर भाई वो दूर खड़ा है, डंडा यहाँ से फेंक के मारूंगा, मैं 50 फीट दूर खड़ा हूँ, लग भी सकता है नहीं भी सकता। नॉलेज है, लग जाएगा तो फूट जाएगा, नहीं लगेगा तो बच जाएगा, ठीक है, नॉलेज है। गुड फेथ, अच्छा विश्वास का स्टेट ऑफ माइंड। नेग्लिजेंस, लापरवाही का स्टेट ऑफ माइंड। रैशनेस, ठीक है, रैशनेस हो जाती है, ये भी लापरवाही से, नेग्लिजेंस से जुड़ता हुआ चलता है। इल विल, कोई इल विल है, मतलब बिल्कुल ही कट्टर भावना है किसी के प्रति, इल विल है, वो भी स्टेट ऑफ माइंड में आता है। गुडविल, भाई अच्छी भावना है किसी के प्रति, तो वो भी स्टेट ऑफ माइंड में आता है। टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, और किसके प्रति ये सारी चीजें, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल, गुडविल, टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, एक दूसरे व्यक्ति के प्रति है, और वो व्यक्ति डिसाइडेड है, वो व्यक्ति निश्चित है, जिसके प्रति सारी ये चीजें, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल, गुडविल एक व्यक्ति के विरुद्ध है, लेकिन उसको पता है, जो रख रहा है ना अपने स्टेट ऑफ माइंड में ये चीजें रख रहा है दूसरे व्यक्ति के लिए, तो उसको पता है कि मैं किस व्यक्ति के लिए रखा हूँ, निश्चित है वो व्यक्ति, मतलब आइडेंटिफाइड है। अब देखिए, और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एन स्टेट ऑफ माइंड, या तथ्य क्या शो करते हैं, तथ्य क्या दिखाते हैं, अस्तित्व दिखाते हैं कि भाई कोई स्टेट ऑफ बॉडी थी, और बॉडीली फीलिंग, या एक स्टेट में, एक जब कोई स्टेट मतलब ये समझ लीजिए कि भाई माहौल बना हुआ था, मतलब माहौल तो क्या, मतलब जब विटनेस, विक्टिम और अक्यूज ने कुछ फील किया ना, तो उनकी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग ने मैं महसूस किया, ठीक है, सेंसेस से, तो क्या है, आर रेलिवेंट, तो वो तथ्य रेलिवेंट होंगे, ठीक है। व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली फीलिंग इज इन इशू और रेलिवेंट, ये तभी रेलिवेंट बनेंगे, तभी संदर्भित बनेंगे, जब एग्जिस्टेंस, उनका होना, स्टेट ऑफ माइंड का, स्टेट ऑफ बॉडी और स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग का होना ही क्या होगा, इशू में होगा, मुद्दे में होगा, और संदर्भित होगा, रेलिवेंट होगा, तभी ये क्या होंगे, तभी ये संदर्भित रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 12 की बॉडी। अब सेक्शन 12 का एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, इसमें 2 एक्सप्लेनेशन वो पढ़ लेते, फिर इसके सारे के सारे इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। अब देखिए एक्सप्लेनेशन 1, स्पष्टीकरण 1, अ फैक्ट रेलिवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। ये लीजिए, अब इसको हम हिंदी में ट्रांसलेशन करके इंटरप्रिटेशन समझिए। एक्सप्रेशन स्पष्टीकरण 1 की देखिए, अ फैक्ट रेलिवेंट, एक तथ्य संदर्भित है, एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड, जो तथ्य क्या बता रहा है, क्या हमें शो कर रहा है, क्या दिखला रहा है, सीधा सीधा अस्तित्व दिखा रहा है। और किस चीज का अस्तित्व, एक संदर्भित स्टेट ऑफ माइंड का अस्तित्व दिखा रहा है, कि हाँ भाई एक व्यक्ति में जिस टाइम इसके ऊपर ऑफेंस हुआ, विक्टिम का स्टेट ऑफ माइंड ऐसा था, विटनेस का ऐसा था, अक्यूज का ऐसा था, मतलब स्टेट ऑफ माइंड दिखा रहा है पार्टीज का, तो ऑब्वियसली विक्टिम, अक्यूज और विटनेसेस के, ठीक है। और स्टेट ऑफ माइंड पे हमारे पास क्या क्या एग्जांपल है, जो ऊपर ही पे मैंने सेक्शन 12 की बॉडी पढ़ाया था, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल, गुडविल, ये सारे आते हैं, ठीक है। तो वो दिखा रहा है एक तथ्य, तो कह रहा माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट, तो वो तथ्य आवश्यक रूप से यह दिखाए कि भाई जो ये सारे जो भी मैंने बताया, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, गुडविल, ये सारे उस टाइम अस्तित्व में थे जिस टाइम ऑफेंस हो रहा था, ठीक है। जिस टाइम ऑफेंस हो रहा था उससे पहले या उसके बाद ये अस्तित्व में थे,
ठीक है, नॉट जनरली, पर जनरली वो ऐसे नहीं रहता है। जिस व्यक्ति ने ये फील किया, स्टेट ऑफ माइंड जिस टाइम फील किया, जिस टाइम उसके ऊपर अपराध हो रहा था, एक अपराधी एक ऑफेंस कमिट कर रहा था, विटनेस ने अपनी आंखों से होते हुए देखा, तो वो कह रहा है वो जनरली ऐसे नहीं देखता आमतौर पे, लेकिन जब वो एक्ट हुआ ना तब उसने देखा, उसके स्टेट ऑफ माइंड ने फील किया, ठीक है। बट इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन, पर कैसा, परंतु कैसा होना चाहिए, वो तथ्य रेफरेंस संदर्भी रखना चाहिए जो मुद्दा क्वेश्चन में है, जो मुद्दा प्रश्न में है। मान के चलिए भाई ए ने बी को 10 डंडे मारे सर पर, उसके सर फोड़ दिया और 50 उसको टाके आए, तो अब भाई ए एक डंडा मारता तो पता चलता कि भाई चलो नेग्लिजेंस से भी लग सकता है, वही उससे भी लग सकता है, इनडिफरेंट बिहेवियर से भी लग सकता है। अब 50 डंडे मारे तो सीधा सीधा ए की, जिसने 50 डंडे मारे बी को, तो उसकी क्या हमें स्टेट ऑफ माइंड देखने को मिल रही है, उसकी इंटेंशन हमें बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है कि भाई एक मारता दो मारता तो देखने को मिलता है कि भाई चलो मार दिया, भाई कुछ नाराजगी होगी, लेकिन 50 डंडे मारे उसका क्या मतलब निकल रहा है कि भाई ये तो सर फोड़ना, सर को खिल्लम खिल्ला करना चाहता था, इसलिए 50 डंडे मारे, तो इसकी इंटेंशन दिख जाती है। तो क्या उसकी इंटेंशन, भाई उसने 50 डंडे उसको मारे, 50 डंडे उसको मारे बी को, ए ने, तो क्या हुआ उसने, क्या वो पहले कभी उसने किसी को ऐसे 50 डंडे मारे थे? क्या वो आमतौर पर सबको 50 डंडे मारता था? वही उसी दिन मारे। तो स्टेट ऑफ माइंड हमें रेफरेंस, अब मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, अब बी ए पे जो केस कराएगा, पुलिस केस कराएगा, तो अब जज क्या मैटर नहीं छू रहेगा, क्या फैक्ट नहीं छुड़ाएगा, क्या फैक्ट नहीं छुड़ाएगा, क्या बी को जो सर पे चोट लगी है, ये तो फैक्ट्स के इशू बना रहा हूं मैं, लेकिन लॉ का इशू रहेगा भाई, बी को जो ग्रीवियस हर्ट पहुंचा है क्या वो ए की बीटिंग से पहुंचा है? तो ऑब्वियसली यह प्रूव करना होगा अब किसको, प्रोसिक्यूशन पक्ष को, कि हाँ जो बी को चोट पहुंची उसके सर पर, जो उसके सर पर 50 टाके लगे हैं वो ए की इस डंडे मारने की वजह से हुआ है। और अगर प्रोसिक्यूशन भाई ए का इंटेंशन प्रूव कर देगा कि हाँ जब ये क्राइम कर रहा था, जब ये ऑफेंस कर रहा था, डंडे मार रहा था बी को, तो इसकी पर्टिकुलर इंटेंशन थी और फिक्स पर्सन के प्रति थी। अब किसके प्रति थी ए की इंटेंशन, भाई सी के प्रति थी या नो, डी के प्रति थी, नो, बी के प्रति थी जिसको वो डंडा मार रहा है, तो यह बताना पड़ेगा, ठीक है। यह स्पष्टीकरण एक क्लियर कर रही है, ठीक है। अब देखिए, अब एक्सप्लेनेशन 2 स्पष्टीकरण 2, बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस, जहां एक ट्रायल चल रही होती है एक व्यक्ति के ऊपर जो कि एक अपराध का दोषी है, द प्रीवियस कमीशन बाय द अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज रेलिवेंट, तो उसने कोई अगर पिछला कोई कांड किया हुआ है, भाई एक नई ट्रायल चल रही, मतलब मान के चलिए ए ने बी को 50 डंडे मारे, अब बी ए पर केस करवाएगा, उसके ऊपर पुलिस केस चलेगा, स्टेट वर्सेस ए, उसकी इस केस की ट्रायल चल रही है। अब 4-5 साल पहले ए ने कुछ ऐसा ही कांड सिमिलर सा ऐसा किया था, लेकिन उस कांड में उसने एक व्यक्ति को सी को 25 डंडे मारे थे, तो ये क्या हो गया, उसका कोई प्रीवियस कमीशन था, भाई ए ने 4-5 साल पहले, 4-5 महीने पहले, मान के चलिए 4-5 महीने पहले भी ए ने सी को 25 डंडे मारे थे। अब जो उसने दुर्घटना करी, अब जो कांड है उसमें ए ने बी को 50 डंडे मारे, अब ये क्या हो गया, द प्रीवियस कमीशन बाय द अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज रेलिवेंट। अब जो प्रीवियस कमीशन होगा उस अक्यूज का, जिसका फिलहाल केस चल रहा है कि ए ने सी को 25 डंडे मारे थे, वो रेलिवेंट, वो संदर्भित हो जाएगा, ए जो बी जो केस चलाएगा ए के ऊपर 50 डंडे मारने वाला, ठीक है। विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के तहत द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन शैल ऑल्सो बी रेलिवेंट फैक्ट, ये लीजिए अब भाई पूरा का पूरा हो गया है। अब जो प्रीवियस कन्विक्शन होगी उस व्यक्ति की, मान के चलिए जो ए ने सी को 25 डंडे मारे थे 4-5 महीने पहले, तो उसमें उसको सजा भी हो चुकी है, जेल भी कटवाने की सजा हो चुकी है। अब वो जेल से छुट के आता है, फिर वो क्या करता है, ए बी से कहता है तूने मेरे ऊपर गवाही दी थी, जब ए कहता है कि मैंने जब सी को डंडे मारे थे, मेरे पे केस चला था, बी से कहता है तूने उसके आके मेरे खिलाफ गवाही दी थी ना, अब तेरे ले, अब तेरे मैं 50 डंडे बजाता हूं। उसने उसके सिर पे 50 डंडे बजा दिए। अब ये क्या हुआ, उसको दूसरे केस में जब बी उसके ऊपर केस चलाएगा, ए के ऊपर स्टेट वर्सेस ए के केस चलेगा, दूसरा सब्सिक्वेंट केस, तो उसमें उसकी प्रीवियस कन्विक्शन जो सी ने ए को सजा करवाई थी ना, वो भी रेलिवेंट होगी, संदर्भित होगी कि भाई ये व्यक्ति तो स्टेट ऑफ माइंड धारण करे हुए रखता है, इसकी तो क्या स्टेट ऑफ माइंड है, ऑब्वियसली भाई बी विटनेस था सी के केस में और उसने गवाही दी, इसलिए इस व्यक्ति में इल विल भी आ गई उसके प्रति, अब इल विल भी आ गई कि अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी वजह से मेरे को सजा हुई है, इसकी सोल टेस्टिमनी पे मेरे को सजा हुई, तो इसको छोड़ूंगा नहीं, इसकी वजह से सी ने मेरे को सजा करवाई, मेरे को जेल काटनी पड़ी 2-3 महीनों की, अब मैं बी को नहीं छोड़ूंगा। अब उसको इंटेंशन भी आ गई है और इल विल भी आ गई है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेट ऑफ माइंड उत्पन्न हो एक अक्यूज्ड में, एक विक्टिम में, एक विटनेस में। ये जो सारी की सारी 6 तरह की स्टेट ऑफ माइंड दी गई है, फॉर एग्जांपल हमें दी गई है इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल, गुडविल, 7 तरह की दी गई है। ये सातों की सातों भी एक साथ हो सकती हैं, कोई भाई ऐसा हो जाए, कोई ऐसा इंटेंशन हो जाए, कोई ऐसा मेंसरी आ जाए कि सातों की सातों हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन 2 क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं, सारी की सारी इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे सेक्शन 12 की, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको समझेंगे कि इनमें क्या हमें एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं सेक्शन 12 पे, ठीक है। अब देखिए इलस्ट्रेशन ए,
ए इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। ए के ऊपर केस चल रहा है, ए दोषी पाया जाता है, मतलब ए के ऊपर केस चल रहा है कि उसने चोरी की गई संपत्ति, चोरी की गए गुड्स को खरीदा है, ठीक है, और उसको नॉलेज थी कि वो चोरी के गुड्स हैं, मतलब सामान है, ठीक है, नॉलेज थी उसको कि हाँ भाई हो सकते हैं चोरी के, ये व्यक्ति जो मेरे को देख रहा है ना, ये चोर जैसा लग रहा है, या ये इसका पेशा ही चोरी है, ये मेरे को सामान दे रहा है तो पक्का चोरी का दे रहा होगा, उसको नॉलेज थी भाई वट द अदर मैन इज सेलिंग टू मी एंड वट आई एम परचेजिंग मे बी द मटेरियल विच इज स्टोलन प्रॉपर्टी, तो वो हो सकता है। अब देखिए, इट इज प्रूव दैट ही वॉज इन पोजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल, यह साबित हो जाता है जो ए ने चोरी के स्टोलन गुड रिसीव किए, तो यह साबित हो जाता कि ए के पास वो पोजेशन में साबित हो जाता कि उन स्टोलन गुड्स की पोजेशन ए के पास थी, वो साबित हो जाता। देखिए, द फैक्ट दैट एट द सेम टाइम ही वाज इन पोजेशन ऑफ मेनी अदर स्टोलन आर्टिकल्स इज रेलिवेंट। अब एक और तथ्य दिखाया जाता है, प्रोसिक्यूशन पक्ष एक और तथ्य दिखाता है, क्या दिखाता है भाई, जिस टाइम वो जो पर्टिकुलर केस के चोरी के गुड्स के लिए उसके ऊपर केस चलाया जा रहा है, उस टाइम ये दिखा जाता है जब उसके गोदाम पे रेड मारी गई तो वो उसके गोदाम पर और भी बहुत सारे चोरी का सामान थे, उस केस से रिलेटेड नहीं, पर अन्य और मुकदमों से रिलेटेड भी हमें चोरी का सामान रिकवर किए गए। तो ये क्या है, ये तथ्य संदर्भित रखता है, ठीक है, कैसे रखता है देखिए, एज टेंडिंग टू शो दैट ही न्यू ईच एंड ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ विच ही वाज इन पोजेशन टू बी स्टोलन। तो ये सीधा सीधा क्या इशारा कर रहा है कि ए को पता था, ये टेंड कर रहा है, सीधा सीधा टिल्ट कर रहा है ए के खिलाफ, क्या कर रहा है कि उसको पता था जितने माल उसने अपने गोदाम में रखे हुए हैं, वो फंसा तो एक केस में है कि भाई एक केस में उसके गोदाम पर रेड मारी गई, कोई स्टोलन प्रॉपर्टी मिल गई जिस संदर्भ में चोरी का केस लॉन्च हुआ था। अब उसके गोदाम पे बहुत सारे चोरी के सामान मिलते हैं, तो ये तथ्य क्या है, ये तथ्य यह कहता सीधा सीधा कि ए को पता था, नॉलेज उसमें इंप्यूट करो, उसको पता था कि भाई जो उसके गोदाम में सामान रखा है, गुड्स रखे हैं, वो सारे का सारा चोरी का सामान है, ठीक है। तो ये सेक्शन 12 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेलिवेंट हो जाएगा, संदर्भित हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन ही था, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन थी। अब इलस्ट्रेशन बी पढ़ते हैं। मेनली है ना, जब केस में बहस होती है, जब केस में आर्ग्यूमेंट होती है, जो वकील लोग करते हैं वो इररेलीवेंट बहस करते हैं मेरे हिसाब से। तो भाई मेनली बहस होनी चाहिए रेलिवेंसी के ऊपर, क्या ये चीज जो इस एक्ट में सर्कमस्टांसेस फॉल करे, क्या वो रेलिवेंट है या इररेलीवेंट है। कोर्ट क्या मांगता है, कोर्ट या तो भाई फैक्ट इन इशू को डायरेक्ट एविडेंस से प्रूव कर दो, या फिर फैक्ट इन इशू को रेलिवेंट फैक्ट से प्रूव करो, ठीक है। और रेलिवेंट फैक्ट कैसे प्रूव होंगे, एविडेंसेस से होंगे, ठीक है। ये होनी चाहिए बहस, ना कि मैंने बहुत सारे वकील देखे हैं, बहुत सारे एडवोकेट देखे हैं, कोर्ट में जाएंगे 2-3 ऊट पटांग बात इररेलीवेंट सी बातें बोलेंगे और जज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, सर कर दो, सर कर दो। अब जज उनका मुंह देखते रहते हैं और क्या होता है, ऐसे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो बहस हमेशा आर्ग्यूमेंट हमेशा फाइनल आर्ग्यूमेंट हो, चाहे चार्ज पे कंसिडरेशन हो, हमेशा पॉइंट ऑफ लॉ पर होनी चाहिए, फैक्ट्स पर नहीं होनी चाहिए। और बताना चाहिए इसमें यह लिखा हुआ है, इसमें यह लिखा हुआ है, आप इसको इस तरह से इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, ठीक है। ये बताना चाहिए। सर जज के सामने हाथ जोड़ के नहीं खड़ा होना चाहिए वकीलों को, ये बहुत गंदी प्रैक्टिस है, मैंने बहुत देखा हुआ है और मेरे को बड़ा ही बुरा लगता था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन भी। मैं बीच बीच में आपको बातें बताता रहता हूँ ताकि भाई जो मेरी वीडियो देख रहा है, कोई एडवोकेट भी देख रहा है, कोई लॉ स्टूडेंट भी देख रहा है, कोई इंटर्नशिप भी कर रहा होगा, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। अपनी आवाज को बुलंद रखना, अपनी शर्म हया को घर पर रख के जाना। कोर्ट में आप जाते हो तो बिल्कुल अपने निडर होके, बिल्कुल अपने बोल को ऐसे बोलना जैसे जज आपकी ही बातों को सुन रहा है। पूरे कोर्ट में सिर्फ आप ही वकील हो, कोई आपसे ऊंचा वकील नहीं है, आप ही सबसे हाईएस्ट वकील हो उस कोर्ट में। यह अपने आप को मान के चलना। सीनियर्स की रिस्पेक्ट भी करना, उनको नजरअंदाज मत करना, लेकिन अपने आप को बिल्कुल हाई एडवोकेट समझ के चलना, तभी आप कामयाब हो पाओगे एडवोकेसी की लाइन पे। और लॉ स्टूडेंट है वो भी ऐसे समझ के चलना, ठीक है भाई। हमें क्या करना है, आगे जाके नंबर 1 एडवोकेट बनना है। अगर हम जज नहीं बन पाए, मैजिस्ट्रेट नहीं बन पाए, तो हमें इंडिया के कोर्ट्स पर नंबर 1 एडवोकेसी करनी है, राज करना है, ठीक है। तो ऐसी मेंटेलिटी होगी तभी हम अच्छे वकील बन पाएंगे, अच्छे वकील साहब बन पाएंगे, ठीक है। तो ये मैं एक्स्ट्रा बातें बता देता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है ऐसा बताना, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन बी हम पढ़ते हैं। A is accused of fraudulently delivering to another person a counterfeit currency। अब A पे केस चल रहा है, A दोषी है, A accused है, A उस पर केस चल रहा है कि भाई उसने जालसाजी से, धोखाधड़ी से डिलीवर की है एक दूसरे व्यक्ति को, क्या, काउंटरफिट करेंसी, एक जाली नोट, एक जाली करेंसी, एक नहीं बहुत सारे काउंटरफिट नोट्स किए हैं, ठीक है, पैसा किया, रुपया किया है। विच एट द टाइम व्हेन ही डिलीवर्ड इट, और जिस टाइम वो दूसरे व्यक्ति को काउंटरफिट करेंसी डिलीवर कर रहा था, सौंप रहा था, ठीक है। ये देखिए, ही न्यू टू बी काउंटरफिट, उसको पता था कि ये करेंसी काउंटरफिट है। क्या है, काउंटरफिट है, मतलब जाली है, मतलब नकली है, फेक है। द फैक्ट दैट एट द टाइम ऑफ इट्स डिलीवरी, एक तथ्य दिखाया जाता है। अब कौन दिखाता है, प्रोसिक्यूशन दिखाता है, क्या दिखाता है कि जिस टाइम ए डिलीवरी कर रहा था दूसरे व्यक्ति को एक काउंटरफिट करेंसी, ए वाज पोजेस्ड ऑफ अ नंबर ऑफ अदर पीसेस ऑफ काउंटरफिट करेंसी इज रेलेवेंट। ए के पास उस
उस काउंटरफिट करेंसी थी ना, जो जाली करेंसी थी जो उसको दे रहा था, उस तरह की और भी बहुत सारी करेंसी थी जो कि जाली थी, या अलग अलग देशों की और भी बहुत सारी करेंसीज थी उसके बैग में जो पुलिस ने पकड़ा उसको, तो वो रेलिवेंट फैक्ट है, संदर्भित फैक्ट है, ठीक है। अब क्या दिखाता है सीधा सीधा, द फैक्ट दैट ए हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ डिलीवरिंग टू अनदर पर्सन एज जेन्युइन अ काउंटरफिट करेंसी नोइंग इट टू बी काउंटरफिट इज रेलिवेंट। अब मान के चलिए ए को बहुत साल पहले काउंटरफिट करेंसी एक दूसरे व्यक्ति को देने में सजा भी हो चुकी थी, मतलब उसको दोषी ठहराया जा चुका था, उसको जेल की सजा कटवा के अब वो बाहर आ चुका। दोबारा वो क्या करता है, दोबारा वो काउंटरफिट करेंसी एक और व्यक्ति को डिलीवर करता है। तो ये फैक्ट जो प्रीवियस कन्विक्शन का निकल के आया कि भाई ये पहले भी जज साहब ये तो इसने काउंटरफिट करेंसी एक दूसरे व्यक्ति को दी थी जो पहले भी इसको सजा हो चुकी है, तो ये फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट होगा, ठीक है, रेलिवेंट फैक्ट होगा, अक्यूज के विरुद्ध जाएगा और प्रोसिक्यूशन का +1 पॉइंट पड़ेगा इसमें, और अप्रेजल और अच्छी तरह होगा। अब जज को क्लियरली समझ में आ जाएगा, हाँ भाई अक्यूज्ड है इसको इस केस में नहीं देना चाहिए इसको, क्योंकि इसको पहले भी सजा हो चुकी है। भाई कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड तो क्रिएट होगा अक्यूज्ड के अगेंस्ट जज के दिमाग में। अब ठीक है, अब इलस्ट्रेशन सी हम पढ़ते हैं। A sues B for damage done by a dog of B's। A B को सू करता है कि B के कुत्ते ने A के ऊपर कोई डैमेज कर दिया, नुकसान कर दिया। देखिए विच B knew to be ferocious, और जो B को पता था कि भाई मेरा कुत्ता नुकसान कर सकता है, क्योंकि B का कुत्ता फेरोशियस है, मतलब पगला है, पागल है, मतलब मन बुद्धि का कुत्ता है। अब देखिए द फैक्ट दैट द डॉग हैड प्रीवियसली बीटन X, Y and Z। अब ए एक कोर्ट में तथ्य दिखाता है, ए क्या तथ्य दिखाता है कि जी जज साहब ये देखिए मैं एक्स को भी कोर्ट में लेके आऊं, वाई को भी कोर्ट में लेके आऊं, जेड को भी कोर्ट में लेके आऊं, इस बी के कुत्ते ने एक्स वाई जेड तीनों को चोट मारी हुई, तीनों को बुड़का भरा हुआ है, बाइट किया हुआ है। अब देखिए ये फैक्ट क्या होगा, एंड दे हैड मेड कंप्लेंट्स टू बी, और इन तीनों ने एक्स वाई जेड ने कंप्लेंट दरख्वास्त भी बी को दी थी, भाई तेरा कुत्ता फेरोशियस होगा था, इसने हमें काट लिया था, बाइट कर लिया था। तो ये क्या है, आर रेलिवेंट, तो ये संदर्भित फैक्ट है उस केस में, तो ए के फेवर में ये फैक्ट जाएंगे और बी के अगेंस्ट में इफेक्ट जाएंगे कि भाई तेरे को पता था तेरा कुत्ता फेरोशियस है, तो उसका तूने इलाज क्यों नहीं करवाया, इलाज नहीं करवाया वो तो तेरी बात है, लेकिन तूने उसको बांध कर क्यों नहीं रखा, तू मार्केट में उसको खुला छोड़ रहा है, वो पागल कुत्ते की तरह सबको काटता हुआ घूम रहा है, तो तेरे को डैमेज तो देने पड़ेंगे क्योंकि तेरा कुत्ता फेरोशियस था। अब लॉ ऑफ टोर्ट्स में सिविल केस में तेरी लाइबिलिटी बनेगी, तो दे भाई, ठीक है। अब ऐसे में ए तो बी से डैमेज ले भी सकता है, अगर एक्स वाई जेड भी उसी में ही डैमेज लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन डी। द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न उठता है, वेदर ए द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, की ए जो ए है जो एक्सेप्ट करेगा एक बिल ऑफ एक्सचेंज को, मतलब उसको लेने होंगे पैसे तो वो एक्सेप्ट करेगा। अब देखिए न्यू डैट द नेम ऑफ द पेई वाज फिक्टिशियस, उसको पता है जो पेई का नेम है ना, जो पेई का नेम है वो फिक्टिशियस है, मतलब ए को बिल ऑफ एक्सचेंज देने पर जो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है ना काट कर, जो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है काट कर, जो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है काट कर, वो फिक्टिशियस है। पेई कौन है, जैसे मैं ए हूं, कोई मिस्टर एक्स मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है, मतलब एक चेक पर, चेक ही मान लीजिए, बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसे होता है, चेक पर मेरा नाम लिख के मेरे को दे रहा है, और वो एक्स है, मेरे को पता है वो एक्स है, पर बिल ऑफ एक्सचेंज में उसने क्या लिखा, जेड लिख दिया, तो क्या है, आप देखिए न्यू डैट द नेम ऑफ द पेई वाज फिक्टिशियस, ए को मेरे को पता चल गया कि भाई एक्स को बिल ऑफ एक्सचेंज देना था, अपना नाम लिख कर देना था, पर उसने नाम लिख के दे दिया जेड का, जो कि फिक्टिशियस है, जाली से फर्जी। अब देखिए द फैक्ट दैट ए हैड एक्सेप्टेड अदर बिल्स ड्रॉन इन द सेम मैनर बिफोर दे कुड हैव बीन ट्रांसमिटेड टू हिम बाय द पेई, इफ द पेई had been a real person is relevant as showing that A knew that the payee was fictitious person। अब एक तथ्य दिखाया जाता है, कौन दिखाता है, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज ए को दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज ए को दिया था ना, वही कोर्ट में एक तथ्य दिखाता जी ये तो इसकी आदत है, ये तो इसकी आदत है, इसको पता होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज फिक्टिशियस नाम पे कोई दे रहा है, इसको जो रिसीव कर रहा है ये बिल ऑफ एक्सचेंज फिक्टिशियस नाम पे, पर ये क्या करता है, ये देखिए द फैक्ट दैट ए हैड एक्सेप्टेड अदर बिल्स ड्रॉन, एक तथ्य दिखाया जाता है, बी कोई जो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज देगा वो तो तथ्य दिखाता है कि जो ए ने बहुत सारे बिल्स एक्सेप्ट किए हैं जो ड्रोन किए गए थे सेम तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूं, बिफोर दे कुड हैव ट्रांसमिटेड टू हिम, और उससे पहले उसको ट्रांसमिट नहीं होते, उससे पहले उसको पता लग जाता है बाय द पे, इफ द पेई हैड बीन अ रियल पर्सन, और उसको पता लग जाता है कि भाई पेई रियल पर्सन है, पर वो क्या सोच लेता है, वो एडवर्स थॉट लगा लेता है कि भाई जो ये पेई है ना ये रियल पर्सन नहीं है, वो फिक्टिशियस है। तो ये क्या है, ये भी रेलिवेंट हो गया कि भाई ए का तो मोडस ऑपरेंडी ही ऐसा है कि वो सब जो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज देते हैं वो उसको फर्जी ही मानता, फिक्टिशियस मानता, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। अब देखिए हम इलस्ट्रेशन ई पढ़ते हैं, थोड़ी डी थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, डी को आप छोड़ भी सकते हो, ई हम पढ़ते हैं। देखिए ए इज अक्यूज ऑफ डिफेमिंग बी, ए पर केस चल रहा है कि उसने बी की बदनामी करी है, डिफेमेशन की है, बाय पब्लिशिंग एन इम्प्यूटेशन इंटेंडिंग टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ बी, कि उसने एक पब्लिकेशन छपाई है जिसमें उसने इम्प्यूटेशन मतलब उसमें आरोप लगाए हैं, क्या आरोप लगाए हैं,
और इंटेंशन के साथ लगाएं कि जो मेरी इंप्यूटेशन है वो इस बी की जो रेपुटेशन है, जो इज्जत है, उसको खराब कर देगी, हार्म कर देगी, चोट पहुंचाएगी। द फैक्ट ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन बाय ए रिस्पेक्टिंग बी शोइंग इल विल ऑन द पार्ट ऑफ ए टुवर्ड्स बी इज रेलिवेंट। अब एक तथ्य दिखाता कि जी पहला केस नहीं है जो इसने मेरी बदनामी के लिए पब्लिकेशन छपाई है, कोई कागजात छपाए हैं, पहले भी ये छपा चुका है मेरे खिलाफ, तो वो क्या होगा, वो संदर्भित फैक्ट हो जाएगा। अब देखिए, एज प्रूविंग एज इंटेंशन टू हार्म बीज रेपुटेशन बाय पर्टिकुलर पब्लिकेशन इन क्वेश्चन, और उससे क्या प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई ए की इंटेंशन थी, इसने आज भी पब्लिकेशन छपाई और कई साल पहले, कई महीनों पहले भी बी के खिलाफ पब्लिकेशन छपाई थी, जिसने ये बी को बदनाम कर रहा था, तो वो रेलिवेंट संदर्भित फैक्ट हो जाएगा। देखिए, द फैक्ट दैट देयर वाज नो प्रीवियस क्वेरल बिटवीन ए एंड बी। अब एक तथ्य दिखाया जाता है कि भाई ए और बी के बीच में तो कोई लड़ाई नहीं थी, तो ए बी के बीच में पब्लिकेशन क्यों छपा रहा, डिफेमेशन। अब देखिए, एक तथ्य दिखाया जाता है कि कोई पहले की क्वेरल नहीं थी ए और बी के बीच में, दैट ए रिपीटेड द मैटर कंप्लेंट ऑफ एज ही हर्ड इट, और ए ने एक रिपीट किया एक मैटर, एक मुद्दा जो कि उसने सुना, किसी और के कानों से सुन लिया होगी, बी तेरे बारे में कुछ कह रहा है जो कि इररेलेवेंट है, ठीक है, आर रेलिवेंट। तो ये जो मुद्दा है कि भाई ए ने किसी और के मुंह से सुना कि भाई बी तेरे बारे में कुछ अपशब्द कह रहा था, तो वो मुद्दा भाई क्या है, वो रेलिवेंट होगा, उस केस में संदर्भित होगा। एज शोइंग दैट ए डिड नॉट इंटेंड टू हार्म द रेपुटेशन बी, जो सीधा क्या दिखा पाएगा कि भाई ए की कोई इंटेंशन नहीं थी बी की इज्जत भंग करने में, इज्जत खराब करने में। वो तो ए को किसी सी ने ए के कान भरे, और तो सी ने जो क्या मुद्दा बोला एक्चुअल में वो केस का मुद्दा बन सकता है। ए ने जो पब्लिकेशन छपाई वो इररेलेवेंट सा हो जाएगा, वो संदर्भित नहीं करेगा। पर सी ने जो ए को भड़काया, अब इसमें सी नहीं है पर इम्प्लिसिट इस एग्जांपल में, अब सी ने जो ए को भड़काया वो इसमें मुद्दा हो जाएगा, वो अब रेलिवेंट तथ्य हो जाएगा, ठीक है। और सीधा क्या पता था कि भाई ए की कोई इंटेंशन नहीं थी बी की रेपुटेशन भंग करने में, बिगाड़ने में, ठीक है। अब हम इलस्ट्रेशन एफ पढ़ते हैं। ए इज सूड बाय बी फॉर फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंट टू डू इट दैट सी वाज सोल्वेंट। ए बी को सू कर देता है, और बस क्यों करता है कि बी ने उसको धोखाधड़ी से रिप्रेजेंट किया था कि सी दिवालिया नहीं है, सी के पास बहुत धन है, ठीक है। आप देखिए, सॉरी, वेयर बाय बी बीइंग इंड्यूस्ड टू ट्रस्ट सी, जहां बी ने इंड्यूस कर दिया कि तू सी पर ट्रस्ट कर, ठीक है। सॉरी, ये बी ने ए पे ऊपर केस चलाया, और क्यों चलाया, ए इज सूड बाय बी ने ए पे ऊपर केस चलाया है फॉर फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटेड टू बी दैट सी वाज सोल्वेंट, कि ए ने फ्रॉडुलेंटली बी को रिप्रेजेंट किया, मतलब कि सी सोल्वेंट है, सी के पास बहुत पैसा है, और एक्चुअल में जो ए ने सी को रिप्रेजेंट किया, सी के पास ऐसा पैसा नहीं था, वो दिवालिया था। लेकिन ए सी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ही इज हैविंग लॉट ऑफ मनी, तो वो कह रहा है जब वो सू करता है, और क्यों करता है, वेयर बाय बी बीइंग इंड्यूस्ड टू ट्रस्ट सी, और जहां ए ने इंड्यूस करा बी को कि तुम विश्वास कर सकते हो सी पर, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सोल्वेंट है। हु वॉज इनसोल्वेंट, और जो जहां अब ओरिजिनली कहां पता लगता है कि सी अब दिवालिया है, बैंकरप्ट है, उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है अकाउंट में। अब देखिए, सफर्ड लॉस, अब बी को घाटा हो गया, भाई विश्वास किया, ट्रस्ट किया बी ने सी के ऊपर, तो उसको घाटा हो गया। अब देखिए, द फैक्ट दैट, अब एक तथ्य दिखाया जाता है क्या, एट द टाइम व्हेन ए रिप्रेजेंटेड सी टू बी सोल्वेंट, जिस टाइम ए ने रिप्रेजेंट किया बी को कि सी सोल्वेंट है, सी वाज सपोज्ड टू बी सोल्वेंट बाय हिज नेबर्स एंड बाय पर्सन्स डीलिंग विद हिम इज रेलिवेंट। तो सी को उसके नेबर्स और जो उसके व्यक्ति उसको जानने पहचानने वाले जो उससे डील करते थे उनको पता था कि ये सोल्वेंट, तो ये तथ्य रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। एज शोइंग दैट ए मेड द रिप्रेजेंटेशन गुड फेथ, की जो दिखाता है सीधा कि भाई ए ने जो रिप्रेजेंटेशन करी है बी को, वो गुड फेथ में करी है, ठीक है। कोई उसकी इलविल नेग्लिजेंस, कोई इंटेंशन नॉलेज नहीं थी, ओनली गुड फेथ था। अब मान के चले सीधे इस एग्जाम्पल पता क्या कह रहा है, भाई ए ने बी को कोई रिप्रेजेंटेशन करी, क्या करी, भाई जो सी व्यक्ति है ना उसके पास खूब पैसा है, तुम उस पर विश्वास कर सकते हो, वो विश्वास का बंदा है, तुम डीलिंग कर सकते हो, तुम व्यापार कोई साथ में कर सकते हो। और एक्चुअल में उस टाइम पे सी था इनसॉल्वेंट, मतलब दिवाली था, उसके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन क्या पता भाई ए को भी वो नॉलेज ना हो। अब ए क्या तथ्य दिखाएगा, जो बी ने फिर उसके ऊपर ए पे केस चलाया कि भाई जो मेरे को नुकसान हुआ है, तूने रिप्रेजेंटेशन करी थी कि सी सोल्वेंट है, अब तू मेरे को नुकसान दे, जो मेरे को नुकसान हो गया। तो ए अब इस केस में क्या तथ्य दिखाएगा, क्या अपना फैक्ट दिखाएगा, गवाही दिखाएगा कि भाई जिस टाइम मैंने रिप्रेजेंटेशन करी थी ना, मैं जब सब सी के पड़ोसियों को ले आया हूँ, सी के उन जानने वाले व्यक्ति को ले आया जिससे सी व्यापार करता था, उस टाइम जब मैंने रिप्रेजेंटेशन की ना, ये सोल्वेंट था, इसके पास पैसे थे, तो अब ये गवाही दे देंगे, आप समझ जाओगे सारी बात। तो ये क्या है, ये संदर्भित तथ्य होगा उनके बीच में केस में, ठीक है। तो ये हमारा वो इलस्ट्रेशन एफ हम पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन जी, ए इज सूड बाय बी फॉर द प्राइस ऑफ वर्क डन बाय बी, ए इज सूड बाय बी फॉर द प्राइस ऑफ वर्क डन बाय बी। बी ए पर केस चलाता है, बी ने ए के लिए कुछ काम करा होगा और ए ने उसको पैसे नहीं दिए, बी उस पर केस चलाता है। देखिए,
अपॉन अ हाउस ऑफ विच ए इज ओनर, और बी ने उसके घर में कुछ काम करा था जिसका ए ओनर है, ठीक है। बाय द ऑर्डर ऑफ सी, और बी को ए के घर में काम करने के लिए किसने ऑर्डर किया था? सी को ऑर्डर किया, सी ने ऑर्डर किया था बी को, ठीक है, कि ए के घर में जाके काम करो, मजदूरी करो। अब देखिए आ कॉन्ट्रैक्टर, और सी क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है। एज डिफेंस इज दैट बीज कॉन्ट्रैक्ट वाज विद सी। अब जो बी ए पर केस चलता है तो बी वर्सेस ए होता है, ए डिफेंडेंट होता है, तो ए अब क्या डिफेंस लेता है कि जी जो बी का जो कॉन्ट्रैक्ट था ना वो मेरे साथ नहीं था, वो तो सी के साथ था, कॉन्ट्रैक्टर के साथ था। तो ये कह रहा है द फैक्ट दैट ए पेड सी फॉर द वर्क इन क्वेश्चन इज रेलिवेंट। अब एक तथ्य दिखाया जाता है, ए ने भाई डायरेक्ट पैसा बी को नहीं दिया, ए ने डायरेक्ट पैसा सी द कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, तो ये क्या है? ये रेलिवेंट तथ्य होगा उस केस में, ठीक है। अब देखिए एज प्रूविंग दैट ए डिड इन गुड फेथ मेक ओवर टू सी द मैनेजमेंट ऑफ द वर्क इन क्वेश्चन, तो यह प्रूव कर देगा, साबित कर देगा कि भाई ए ने सीधा सीधा बी के कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे दिए, तो बी को वो क्यों पैसे देगा? तो वो गुड फेथ में उसने पेमेंट कर दी कॉन्ट्रैक्टर को। अब कॉन्ट्रैक्टर जाने और वो बी जाने जिसने उसके घर में काम किया था। देखिए so that C was in position to contract with B on C's own account and not as agent of A। तो ये कह रहा है कि भाई सी को पैसे दे देगा कि सी ने बी को उसके घर के पे काम करने के लिए भेजा था, और सी उसका क्या था? प्रिंसिपल था, और बी उसका एजेंट था, और तभी वो बी ए के घर में काम कर रहा था। अब सीधा सीधा डीलिंग भाई ए सीधा सीधा अगर प्रिंसिपल को पैसे दे देगा, एजेंट को नहीं देगा, तो क्या है भाई? उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज, उसने पैसे दे दिए। तो यही हमारा इलस्ट्रेशन जी कह रहा है। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन एच। A is accused of the dishonest misappropriation of property which he had found। A पर केस चलाया जा रहा है कि उसको कोई प्रॉपर्टी मिली थी और उसने उस प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट कर लिया। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है? सीधी सीधी हमें किस में दी गई है? सीधी सीधी हमें सेक्शन 403 आईपीसी में दी गई थी। अब हम देख लेते हैं एक बार कि हमें भारतीय न्याय संहिता में मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ दी गई है। ये बहुत जरूरी है देखना साइड बाय साइड, ठीक है भैया। कोई भी वो मत सोचना, आप भी देख लिया करो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, अभी निकाल लिया। हाँ 403 आईपीसी में डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी दी गई थी। अब ये सेक्शन 314 बन चुका है। 314 भारतीय न्याय संहिता का, एक बार लिख भी लेते हैं। 314 भारतीय न्याय संहिता का ये बन चुका है, ठीक है। 314 भारतीय न्याय संहिता का बन चुका है, ठीक है। ये भाई लिखना जरूरी है, साथ के साथ आप भी लिख लिया करो, बढ़िया मौज हो जाएगी, आगे बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए दोबारा इलस्ट्रेशन एच दोबारा पढ़ते हैं। A is accused of the dishonest misappropriation of property which he had found। A पर केस चला जा रहा है कि उसने एक प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएट किया, कि मतलब प्रॉपर्टी थी किसी और की, ओनर कोई और था, पर उसको वो प्रॉपर्टी मिली होगी, उसने गुड फेथ में पहले तो रख ली होगी, पर बाद में उसको आया होगा कि कौन ओनर को ढूंढे, चल मैं ही इसको यूज कर लेता हूँ, तो उसने क्या कर दिया? सीधा सीधा डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन कर दिया उस प्रॉपर्टी का, उस पर ए पर केस चला जा रहा है। अब देखिए एंड द क्वेश्चन इज वेदर, और प्रश्न क्या उठता है उस केस में जो एक ऊपर केस चला जा रहा है, when he appropriated it, जब उसने उस प्रॉपर्टी को एप्रोप्रिएट किया, मतलब अपने इस्तेमाल के लिए यूज किया, he believed in good faith that the real owner cannot be found, कि उसने अच्छे विश्वास में ये सोचा कि भाई जो इसका असली मालिक है ना इस प्रॉपर्टी का, जो मेरे को मिली थी, ये जो प्रॉपर्टी मेरे को मिली थी, इसका जो असली मालिक है वो मिल नहीं सकता, वो मेरे को मिल नहीं रहा। आप देखिए द फैक्ट दैट पब्लिक नोटिस ऑफ द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हैड बीन गिवन इन द प्लेस वेयर ए वाज इज रेलिवेंट। अब एक और तथ्य दिखाया जाता है अभियोजन पक्ष के द्वारा कि जिस प्लेस पर ए रहता था ना, उस प्लेस पर एक पब्लिक नोटिस भी सर्व हो गया था, मतलब न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट में पब्लिक नोटिस निकलवा दिया था। जो खोई हुई संपत्ति का मालिक था, तो उसने पब्लिक नोटिस निकलवा, तो ये फैक्ट भी संदर्भित रखता है, ए के खिलाफ रखता है। लेकिन देखिए as showing that A did not in good faith believe that the real owner of the property could not be found। और ये क्या दिखाता सीधा सीधा कि भाई जो प्रॉपर्टी का मालिक था उसने पब्लिक एडवर्टीजमेंट दिखा दी कि भाई मेरी प्रॉपर्टी खो गई है, जिसको भी मिलती है आप मेरे को दे दो, ठीक है, मैं आपको उचित अवार्ड दे दूंगा, रिवॉर्ड दे दूंगा। अब क्या होता है भाई, ऑब्वियसली ए उसको पढ़ेगा भाई, जिस लोकेलिटी में वो रहता है उसमें उसका जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है वो एडवर्टीजमेंट निकालता है। अब भी ए नहीं देता है पढ़ने के बाद भी, तो ये ए के खिलाफ ये रेलिवेंट हो जाएगा, ए के खिलाफ ये तथ्य रेलिवेंट हो जाएगा कि क्या The fact that A knew or had reason to believe that the notice was given fraudulently by C। ओ ये क्या आ गया, रुकिए एक सेकंड रुकिए। As showing that A did not in good faith believe that the real owner of the property would not be found। तो ये तथ्य पब्लिक एडवर्टीजमेंट पर तथ्य दिखा रहा है कि भाई ए ने कोई अच्छे विश्वास में बिलीव नहीं किया कि ओनर मिल नहीं रहा। भाई पब्लिक एडवर्टीजमेंट लिखा देती है, अगर ए चाहता था वो पढ़ लिया उसने और वो जाके दे सकता था ओनर को, वो उसने नहीं दिया। अब देखिए द फैक्ट दैट ए न्यू, अब एक तथ्य वो दिखा जाता कि ए को पता था, नॉलेज थी क्या, और एट रीजन टू बिलीव, या मेंस दिया कि लोएस्ट डिग्री क्या थी, रीजन टू बिलीव, यकीन करने के कारण थे,
दैट नोटिस वाज गिवन फ्रॉडुलेंटली बाय सी, कि ये जो नोटिस है ना पब्लिक नोटिस जो निकाला गया है, असल मालिक ने नहीं निकाला है, ये तो किसी सी ने निकाल दिया है कि वो प्रॉपर्टी को हत्या सके। तो ये फैक्ट भी, ये तथ्य भी ए के फेवर में चला जाएगा। अब देखिए, हु हैड हर्ड ऑफ द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी एंड विश टू सेट अप फॉल्स क्लेम टू इट। अब सी जिसने फॉल्स पब्लिक एडवर्टीजमेंट निकाली थी, अब ए को यह नॉलेज थी कि भाई सी इसका असली मालिक नहीं है, सी ने तो बस ये गेम सेटअप किया है कि वो इस प्रॉपर्टी को पा सके, फॉल्स क्लेम कर सके, ठीक है। इसलिए इज रेलिवेंट, तो यह भी संदर्भित रखा गया इसमें। एज पॉइंट दैट द फैक्ट दैट ए न्यू ऑफ द नोटिस डिड नॉट डिसप्रूव एज गुड फेथ। तो यह तथ्य कि ए को पब्लिक नोटिस के बारे में पता था और ए का गुड फेथ ही था, अच्छा विश्वास बना हुआ था, क्योंकि भाई ए को यह भी पता था, ए को उस नोटिस की काट ही पता था कि भाई जो इसका असली मालिक है ना वो सी नहीं है, सी ने तो बस इसको हथियाने के लिए इस प्रॉपर्टी को यह नोटिस निकलवाया, तो मैंने कोई मिस एप्रोप्रिएशन नहीं करी जज साहब, आप मेरे को बरी कर दीजिए। तो यह तथ्य बिल्कुल रेलिवेंट होगा, संदर्भित होगा एक केस में, ठीक है। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन एच। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन आई। ए इज चार्ज विद शूटिंग एट बी विद इंटेंट टू किल हिम। ए पर केस चलाया जाता है कि उसने बी पर गोली चलाई है, शूट किया है और इंटेंशन के साथ किया कि हाँ मारना ही है, ठीक है, टू किल हिम। और इंटेंशन क्या थी, बस उसका मर्डर ही करना है, ठीक है। आप देखिए, इन ऑर्डर टू शोज एज इंटेंट, अब प्रोसिक्यूशन ए का इंटेंशन शो करेगा, दिखाएगा कोर्ट में, कैसे दिखाएगा, द फैक्ट ऑफ एज हैविंग प्रीवियसली शॉट एट बी मे बी प्रूव्ड। तो भाई एक तथ्य दिखाया जाता है कि ए ने जी पहली बार इस पर गोली नहीं चलाई बी पर, इसने कभी पहले भी इस पर गोली चलाई हुई थी, ठीक है। तो वो क्या है, वो सीधा सीधा संदर्भित रखेगा। ए की इंटेंशन 100% या क्रिएट हो जाएगी कि हाँ भाई ए बी के प्रति इंटेंशन रखता है उसको मारने की, क्योंकि इसने पहले भी इसके ऊपर गोली चलाई हुई है, ठीक है। ये उसका एक ए का क्या दिखा देगी, स्टेट ऑफ माइंड दिखा के इंटेंशन प्रूव कर देगी कोर्ट में, ठीक है। अब देखिए इलस्ट्रेशन जे। ए इज चार्ज विद सेंडिंग थ्रेटनिंग लेटर्स टू बी। ए पर केस चला जाता है कि वो डरावने और धमकी वाले लेटर पत्र बी को लिखता है। अब देखिए, थ्रेटनिंग लेटर्स प्रीवियसली सेंड बाय ए टू बी मे बी प्रूव्ड। अब कोई जो थ्रेटनिंग लेटर्स जो पहले भी ए बी को भेज चुका था वो साबित किए जा सकते हैं। एज शोइंग द इंटेंशन ऑफ द लेटर्स, जो सीधा सीधा क्या दिखाते हैं, इंटेंशन शो करते हैं ए की उन लेटर्स के द्वारा। भाई आप जो आपके दिमाग में चलता है, आप वो शब्दों के द्वारा मुंह से बोल देते हो, आपके जो दिमाग में चलता है आप शब्दों के द्वारा मुंह से नहीं बोल पाते, तो आप लिखकर एक कागज में लिख देते हो। तो ए बी को कोई लेटर लिखता है और ए मान के चलिए ए और बी कट्टर दुश्मन है, ए बी को लेटर लिखता है कि भाई तेरे को जितना जीना जी ले, 30 जुलाई तक तेरे को जितना जीना जी ले, 30 जुलाई को तेरा एंड डे है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बी ने वह नजरअंदाज कर दिया, मान के चला 1 जुलाई को नोटिस भेजा, उसको डिलीवर हो गया, बी को नजरअंदाज कर दिया। फिर 10 तारीख को फिर क्या करता है, फिर एक लेटर भेज देता है कि भाई 31 जुलाई तक जितना जीना जी ले, फिर तेरा एंड डे है। अब क्या होता है सीधा सीधा, भाई यही होता है। क्या होता है, जो पुराना लेटर था ना, जो उसने आज के दिन भेजा था 1 जुलाई को, और अब उसने 31 तारीख को बी पर कुछ कांड भी कर दिया, तो वो एक ए जो लेटर दिखाएगा, ए ने जो लेटर भेजा था बी के ऊपर, जो पहला लेटर, वो उसको प्रूव कर देगा, साबित कर देगा, जी देखिए ये मेरे को जो इसने दूसरा लेटर भेजा मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर पाया, मैंने इसको पर केस चला दिया, ये मेरे को डरा रहा है, लेटर से धमकी दे रहा है। तो ये देखिए इसने 1 जुलाई को एक मेरे को पहले भी लेटर भेजा, तो वो क्या होगा, वो रेलिवेंट संदर्भित तथ्य हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इलस्ट्रेशन के। द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न उठता है, वेदर ए हैज बीन गिल्टी ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड्स बी, कि क्या ए दोषी है कि उसने क्रुएल्टी करी है बी के ऊपर, हिज वाइफ, जो बी उसकी वाइफ है। देखिए, एक्सप्रेशंस ऑफ देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर शॉर्टली बिफोर और आफ्टर द एलिज्ड क्रुएल्टी आर रेलिवेंट फैक्ट्स। अब वो दोनों लड़ लुड़ कर क्रुएल्टी कर ए बी पर क्रुएल्टी करता है, तो वो बाद में अपनी फीलिंग्स भी बयां करते हैं आपस में। मतलब क्या भाई पहले तो लड़ा, रात को 7-8 बजे लड़ाई करी, 9 बजे रात को सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे, सेक्स कर रहे हैं। और वो क्या है, वो तथ्य सीधा सीधा क्या है, संदर्भित तथ्य है, या क्या दिखाता है, बी के अगेंस्ट में क्या दिखाता है, उसकी वाइफ के अगेंस्ट में, कि भाई बी ने ए की जो गलती थी, जो क्रुएल्टी थी, वो कंडाउन कर दिया, और बाद में किसी ने भड़का दिया उसके पेरेंट्स से, बी के जो उसकी वाइफ थी कि केस कर दे, तो उसने केस कर दिया। तो ये फीलिंग्स जो लड़ने के बाद ए और बी के बीच उससे पहले लड़ने के पहले, क्रुएल्टी करने के पहले या क्रुएल्टी करने के बाद ए और बी की जो फीलिंग्स है ना, भावनाएं हैं, वो संदर्भित तथ्य होगा उनके बीच में जो केस चलेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 की इलस्ट्रेशन एल। द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न उठता है, क्या उठता है, वेदर एज डेथ वाज कॉज्ड बाय पॉइजन, क्या ए की मृत्यु जहर से हुई है, जहर देने की वजह से हुई है। अब देखिए, स्टेटमेंट्स मेड बाय ए, जो कथन मेड किए थे, किसने, ए ने मेड किए थे, ड्यूरिंग हिज इलनेस एज टू हिज सिम्टम्स आर रेलिवेंट फैक्ट। और जब स्लो पॉइजन, मान के चलिए ए को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसकी वजह से 1-2 महीने में उसकी डेथ हुई। अब वो जो 1-2 महीने में वो सारी रेलिवेंट चीजें जो कथन बता रहा है अपने फैमिली वालों को, अपने डॉक्टर को, वो सारी के सारे कथन क्या होंगे, रेलिवेंट संदर्भित तथ्य हो जाएंगे, ठीक है।
ये डाइन डिक्लेरेशन भी बन सकता है, ठीक है। हम इलस्ट्रेशन 9 को डाइन डिक्लेरेशन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब डाइन डिक्लेरेशन हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 में थी। अब हम इसमें देखते हैं बीएसए में कहाँ पर थी। हाँ, बीएसए में आ गई है भैया, देखिए सेक्शन 26 क्लोज ए में हमारी डाइन डिक्लेरेशन दी हुई है। सेक्शन 26 क्लोज ए में, सेक्शन 26 क्लोज ए में हमारी डाइन डिक्लेरेशन दी गई है, ठीक है। लिख लेते हैं, ये लिखना जरूरी है, मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप भी लिख लो अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा हो तो। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन एम। द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न दोबारा उठता है, क्या उठता है? व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एज हेल्थ एट द टाइम व्हेन एन एश्योरेंस ऑन हिज लाइफ वाज अफेक्टेड। सॉरी, द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न उठता है, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एज हेल्थ, की भाई ए की हेल्थ, ए की तंदुरुस्ती कैसी थी, किस टाइम? एट द टाइम व्हेन एन एश्योरेंस ऑन हिज लाइफ वाज अफेक्टेड, जिस टाइम उसकी लाइफ पर, उसकी जिंदगी के लिए कोई इंश्योरेंस हुआ था, एश्योरेंस दिया था किसी इंश्योरेंस कंपनी। देखिए, स्टेटमेंट मेड बाय ए एज टू द स्टेट ऑफ हिज हेल्थ एट और नियर द टाइम इन क्वेश्चन आर रेलेवेंट फैक्ट। अब स्टेटमेंट, जो कथन किसने बनाए, कथन या तो जो ए ने मेड किए एज टू द स्टेट ऑफ हिज हेल्थ, वो अपनी तंदुरुस्ती के बारे में बता रहा है, एट और नियर द टाइम इन क्वेश्चन आर रेलेवेंट फैक्ट, जिस टाइम वो एश्योरेंस का टाइम, जो प्रश्न उठाया एश्योरेंस उसकी हेल्थ के ऊपर, क्या उस टाइम उसकी हेल्थ ऐसी थी, तो जिस टाइम के बारे में वो बात हो रही है उस टाइम अगर जो कथन ए ने मेड किए तो वो रेलिवेंट संदर्भित तथ्य हो जाएंगे, ठीक है। तो मान के चलिए आज मैं ए हूँ और मेरी हेल्थ आज ओके है, एक नंबर है, सुबह सुबह मैं स्विमिंग करके आया हूँ, शाम को जिम जाऊंगा और दोपहर में योगा करूंगा, ये मेरी रूटीन है, ठीक है। पर ऐसी है नहीं, सुबह स्विमिंग करता हूँ और देखिए आगे क्या करते हैं, अब सुबह स्विमिंग करता हूँ, ये मेरी रूटीन। अब मेरे से ए से कोई पूछता है कि आपकी हेल्थ कैसी है, मैं बताऊँ भाई एक नंबर है, टकाटक है। तो अब मेरी आज की बात ही वो रेलिवेंट होगी। अब मेरे से बार बार कोई पूछेगा, कल भी पूछेगा, परसों पूछेगा, आपकी एश्योरेंस, आपकी तंदुरुस्ती कैसी है, मैं भाई एक नंबर है। अब बाद में मेरे को जाके कुछ हो जाता है, ठीक है। अब तो क्या होगा, उस टाइम ही आज की बातें ही उस केस में रेलिवेंट होगी। आज से 2 महीने पहले की नहीं, 2 महीने पहले आपने क्या किसी ने मेरे से पूछा था आपकी हेल्थ कैसी है, पर नहीं, जैसे मैंने आज बताया कि मेरी हेल्थ कैसी है, तो उस टाइम पर ही मेरी तंदुरुस्ती की बात रेलिवेंट होगी, संदर्भित होगी उस केस में। 2 महीने पहले मैं कैसा था, 6 महीने पहले मैं कैसा था, 1 साल पहले मैं कैसा था, 1 साल पहले तो मेरे अंदर 85 किलो वजन था, अब मेरे अंदर 100 किलो वजन है, तो क्या अब वो रेलिवेंट रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर कोई 8 महीने पहले मेरे से पूछता कि आपकी तंदुरुस्ती कैसी है, तो मैं कहता भाई मैंने अभी वेट लॉस किया, मेरा 85 वेट है, मैंने 103 से वेट जर्नी लॉस की स्टार्ट की, मेरा 85 है। तो कोई जब मेरे से पूछता तो तब वो फैक्ट इस केस में रेलिवेंट होता। अब मेरे से कोई पूछेगा वो पुरानी बात, तो मैं कहूँगा भाई मेरी थी कभी, अब नहीं है, वो रेलिवेंट नहीं होगा। अब देखिए इलस्ट्रेशन एन हम पढ़ते हैं, ये थोड़े कंफ्यूजिंग से हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर समझ जाएंगे बाद में। अब इलस्ट्रेशन एन हम पढ़ते हैं, ए सूज बी फॉर नेग्लिजेंस इन प्रोवाइडिंग हिम विद अ कार फॉर हायर नॉट रीजनेबली फिट फॉर यूज। अब ए बी पर केस चलाता है कि बी ने ए को कोई गाड़ी दी थी और जो गाड़ी किराए पर उसने ए ने बी से ली थी तो वो बिल्कुल भी फिट टू यूज, तंदुरुस्त गाड़ी नहीं थी, ठीक है। अब देखिए, वेयर बाय ए वाज इंजर्ड, और जो बी ने उसको ए को गाड़ी दी थी उससे वो चोटिल हो गया, ठीक है। तो ए ने जब उसके ऊपर बी के ऊपर केस चलाया हुआ है। The fact that B's attention was drawn on other occasions to the defect of that particular car is relevant। एक तथ्य दिखाया जाता है के द्वारा कि भाई बी जो ये गाड़ी है बार बार किराए पर किसी किसी को देता रहता है ना, इसने एक और पैसेंजर को दी थी, उससे उस पैसेंजर को भी चोट पहुंची थी, तो ये क्या है उस केस में संदर्भित तथ्य। अब देखिए, द फैक्ट दैट बी वॉज हैबिचुअली नेग्लिजेंट अबाउट द कार्स विच ही लेड टू हायर इज इररेलिवेंट। अब एक तथ्य दिखाया जाता है कि कोई वो तथ्य नहीं दिखाया जाता कि इसने पहले भी, इसने कोई ये तथ्य नहीं दिखाया जाता कि इसने जी पहले, अब ए उस बी के ऊपर केस चला रखा कि मेरे को इसने गाड़ी दी थी जो घटिया थी, जो जिससे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे को चोट लगी, तो ये तथ्य दिखाया जाता कि जी इसने सी को भी, बी ने सी को भी एक गाड़ी दी थी जो उससे भी चोट लगी थी, ये रेलिवेंट होगा। पर एक तथ्य बिना कोई सी को मेंशन, बिना किसी डी को मेंशन किए देखा जाता कि भाई जी ये तो हैबिचुअली इसकी तो आदत है, ये तो अपनी गाड़ी में गड़बड़ी करके देता है, ये इररेलिवेंट होगा। भाई ये कैसे वो हो सकता है? आप उसको चेक करके लेते, इसमें कैविएट एम्पटर का भी रूल देखने को मिल जाता है कि भाई लेट द हायरर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर, ठीक है। इसमें हमें कैविएट एम्पटर के भी रूल दिख जाते, देखने को मिलते हैं, जो सोगा में मिलते हैं। पर इसमें मेन बात क्या है, रेलिवेंसी और इररेलिवेंसी की है। तो अगर ए ये कहेगा जी सी को भी इसने एक बार एक गाड़ी दी थी हायर के लिए और सी को भी चोट लगी थी, ये तो रेलिवेंट होगा। पर मौखिक जुबानी से यही कहता है कि जी इसका तो रवैया ऐसा ही, तो हैबिचुअली घटिया गाड़ी देता है किराए पर, तो ये इररेलिवेंट होगा, ये कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन ओ। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड। ए पर केस चल रहा है कि उसने बी को गोली मारी और बी की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखिए, और ए पर अब केस चल रहा है मर्डर का। अब देखिए, द फैक्ट दैट ए ऑन अदर ओकेजन शॉट एट बी इज रेलिवेंट
अब एक तथ्य दिखाया जाता कि जी अब जो केस चल रहा है ना स्टेट वर्सेस ये मर्डर जो उसने बी का किया है, बहुत साल पहले इसने बी पर पहले भी गोली चलाई थी, तो वो क्या है, ओकेजन शोट एट बी इज रेलिवेंट, तो वो भी संदर्भित तथ्य है। एज शोइंग हिज इंटेंशन टू शूट बी, तो सीधी सीधी जो उसकी एक ही इंटेंशन मानसिकता प्रूव कर देता कि हाँ भाई वो बी के प्रति इंटेंशन रखे वो घूमता था। द फैक्ट दैट ए वॉज इन द हैबिट ऑफ शूटिंग एट पीपल विद इंटेंट टू मर्डर देम इज इररेलेवेंट। अब एक तथ्य दिखाया जाता है कि जी ए ने पहले बी को गोली मारी थी कभी, और आज इसने उसका कांड मतलब उसको मृत्यु के घाट उतार दिया, पर 2-3 साल पहले भी गोली मारी जब बी बच गया था, वो तो रेलिवेंट होगा। पर प्रोसिक्यूशन क्या दिखाता जी ए तो इतना बड़ा गैंगस्टर है, पहले इसने किसी सी को भी गोली मार रखी है, डी को मार रखी, ई को मार रखी, एफ को मार रखी, वो इररेलेवेंट होगा। उस केस से भाई क्या मतलब है, ए चाहे किसी को भी गोलियां मारता घूमे, वो रेलिवेंट नहीं होगा। वो भाई तुम्हारे जो विक्टिम है उसके ऊपर क्या उसने पहले गोलियां चलाई थी, वो रेलिवेंट होगा। भाई ए पूरा गैंगस्टर है, अब वो XYZ को उसने बहुत बार गोली मार रखी है, क्या अब केस उनके बीच में चल रहा है, उनके बीच में चल रहा है। अब केस तो क्या चल रहा है, स्टेट वर्सेस ये चल रहा है कि ए ने बी की मृत्यु करी है गोली मारकर। अब एक ये तथ्य दिखाया जाता है प्रोसिक्यूशन के द्वारा कि जी ए ने बहुत साल पहले बी पर गोली चला रखी है, तो यह तो इंटेंशन प्रूव करता है। और अब प्रोसिक्यूशन ये तो नहीं बताता भाई, क्योंकि गोली चलाई नहीं होगी उसने पहले, भाई एक ही बार कांड कर दिया होगा उसमें, वो मर गया होगा। अब वो यह दिखाता है इंटेंशन प्रूव करने की प्रोसिक्यूशन क्या दिखाता है, यह दिखाता कि जी इसने XYZ 3 व्यक्ति थे, उनको एक साथ गोली मारी थी कभी। ये उस केस में स्टेट वर्सेस ये जो बी की हत्या के लिए चल रहा होगा, इररेलेवेंट होगा, किसी काम का नहीं होगा, असंदर्भित होगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इलस्ट्रेशन। वो हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन पी। ए इज ट्राइड फॉर अ क्राइम, ए पर केस चल रहा है, किसी उसने क्राइम कर दिया। क्राइम क्या होता है, सीधा सीधा वो वाला ऑफेंस होता है, मतलब क्राइम वो होता है जिसमें 6 महीने से कम की जेल कटवाई जाती है, 6 महीने या उससे कम की जेल कटवाई जाती है। अब हमारा वो ऑफेंस किस में डिफाइंड था, एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि रिवीजन हमें करती रहनी चाहिए। अब हमारा ऑफेंस किस में डिफाइंड था, सेक्शन 2 में तो डिफाइंड था, पर देख लेते हैं एक बार, 1 सेकेंड रुकिए, नहीं इसमें नहीं है, वो भारतीय न्याय संहिता में ऑफेंस डिफाइंड है। पर अब देखिए दोबारा हम इलस्ट्रेशन भी पढ़ते हैं। ए इज ट्राइड फॉर अ क्राइम, ए पर केस चल रहा है कि उसने कोई क्राइम किया था, और क्राइम क्या होता है कि वही उसको जेल कटवाई जाएगी 6 महीने या उससे कम की। ठीक है, अब देखिए द फैक्ट दैट ए सेड समथिंग इंडिकेटिंग एन इंटेंशन टू कमिट दैट पर्टिकुलर क्राइम इज रेलिवेंट। तो एक तथ्य दिखाया जाता है, प्रोसिक्यूशन दिखाता कि इसने ए ने कुछ है ना कुछ बोला था क्राइम करने से पहले, तो वो तथ्य रेलिवेंट हो जाएगा। The fact that he said something indicating a general disposition to commit crimes of that class is irrelevant. तो एक तथ्य और दिखाया जाता है प्रोसिक्यूशन, वो तो दिखा देता कि भाई जो इसको ये पर्टिकुलर क्राइम करना था ना, इसके लिए तो इसकी इंटेंशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग इंडिकेटिंग एन इंटेंशन टू कमिट दैट पर्टिकुलर क्राइम इज रेलिवेंट। एक तथ्य दिखाया प्रोसिक्यूशन ने कि जी ए जो ये जिस पर केस चला जा रहा है, इसने कुछ बोला था और इसने इंडिकेशन दिए थे, इसने अपने इंडिकेशन, इसने अपने गुण दिखा दिए थे कि भाई ये जो पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए इसको ट्राई किया जा रहा है क्राइम के लिए, ये करने वाला था, इसने किसी के सामने कुछ बोला था। लेकिन एक तथ्य प्रोसिक्यूशन ये तो रेलिवेंट हो जाएगा, लेकिन एक प्रोसिक्यूशन तथ्य और दिखाता है कि जी इसने तो बोला था कि भाई चोरियां ऐसे होती हैं, वहां भाई ताज होटल में ऐसे चोरी हो गई, भाई वहां लीला पैलेस में ऐसे चोरी हो गई, तनिष्क ज्वेलर पे ऐसे चोरी हो गई, ऐसे करनी है। अब हालांकि चोरी उसने करी है सेक्टर 15 में, उसने किसी को बोला भाई ताज होटल में ऐसे चोरी होती है, लीला होटल में ऐसे चोरी करी थी, ऐसे करी था, ये करा था, वो करा था, कैसे चोरी हम कर सकते हैं, वो प्लान्स इररेलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि भाई उसने करी है। अब जो उस पर क्राइम का केस चल रहा है वो चल रहा है चोरी का, और उसने जो चोरी करी है 15 सेक्टर में। अब उसने किसी को बताया कि मैं करने वाला हूँ लीला होटल में भी, ठीक है, और इसमें भी जो और भी है रेडिसन ब्लू वगैरह में इन होटल्स में करने वाला हूँ, तनिष्क ज्वेलर पे करने वाला हूँ, श्री राम ज्वेलर पे करने वाला हूँ, तो वो सब कुछ इररेलेवेंट हो जाएंगे। बस वो आप तथ्य बताइए कि क्या ए ने बोला था कि मैं सेक्टर 15 में चोरी करने वाला हूँ, अगर किसी व्यक्ति के सामने बोला था तो उसको लिए ही हम रेलिवेंट मान लेंगे, इसको सजा कर देंगे तुरंत। ठीक है, तो यह होता है। तो यह हमने सेक्शन 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सारी इलस्ट्रेशन पढ़ी। भाई एक बात मान के चलेगा, सारी की सारी इलस्ट्रेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यूं क्या यूं दे देंगे और बस पूछेंगे कि ये कौन से क्या इसमें देखने को मिलता है। तो सीधी सीधी बात हमने क्या देखने को मिलता है, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग, ये देखने को मिलता है सेक्शन 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। ठीक है, और फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली फीलिंग, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। बस तथ्य, नॉन एग्जिस्टेंस नहीं मिलता, बस तथ्य जो अस्तित्व दिखाते हैं किसका, स्टेट ऑफ माइंड का, स्टेट ऑफ बॉडी का और स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग का, तो वो ही तथ्य रेलिवेंट होंगे एक केस पे। ये हमने सारी की सारी इलस्ट्रेशन पढ़ी, इलस्ट्रेशन ए से लेकर इलस्ट्रेशन पी तक कितनी हो गई, 16 इलस्ट्रेशन हमने पढ़ी है भैया। सारा हमने अच्छे से समझ लिया है कि
भाई क्या स्टेट ऑफ माइंड होती है, क्या बॉडी होती है, क्या बॉडीली फीलिंग होती है, क्या स्टेट ऑफ बॉडी होती है, क्या स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग होती है, अच्छी तरह समझिए, ठीक है। अब हम करेंगे सेक्शन, ओ हाँ, इसका केस लो पढ़ लेते हैं, सेक्शन 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। देखिए केस लो, रिएक्शन ऑफ आई विटनेस। अब भाई जो आई विटनेस है, जो स्टार विटनेस है, जो पाइवोट एविडेंस है, उसका रिएक्शन वो क्या संदर्भ रखेगा। देखिए, रिएक्शन ऑफ एन आई विटनेस ऑन सीइंग एन अटैक ऑन अ पर्सन इज अ नॉर्मल ह्यूमन कंडक्ट एंड हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये लीजिए, जो रिएक्शन है एक आई विटनेस का, जब एक दूसरे व्यक्ति पर कोई हमला कर रहा होता है तो साथ में भाई बाई स्टैंडर्स जो आई विटनेस बन जाते हैं, जो जिनकी आंखों के आगे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुटिया रहा है, गोलियां मार रहा है, तो उनकी रिएक्शन, उन्होंने कैसा रिएक्ट किया भाई, वो डर गए, वो अपनी गाड़ी में बैठकर छुप गए, मतलब वो, या वो रोने लगे, वो चीखने लगे, वो चिल्लाने लगे उसके ऊपर, मत मार मत मार। तो ये सारी रिएक्शन क्या है, ये सारी रिएक्शन रेलिवेंट हो जाएगी, संदर्भित हो जाएंगी, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन कंडक्ट दिखाता है। नॉर्मल मतलब भाई आमतौर पर किसी इंसान के सामने कोई क्राइम हो जाता है, या तो वो चिल्लाएगा, रोएगा, या फिर वो गाड़ी के अंदर छुप जाएगा, या फिर वो अपनी जान बचाता हुआ घूमेगा। तो वो रिएक्शन सारे के सारे आई विटनेस के, पाइवोट एविडेंसेस के बहुत ही रेलिवेंट होते हैं, और वो कोर्ट कंसिडरेशन में सोच विचार विमर्श उस पर जरूर करता है। तो ये कौन से केस लो में हेल्ड किया गया था, देखिए, सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2003 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड किया गया था, ठीक है। यह केस लो बहुत इजी सा है, हम लिख सकते हैं इसको, मेंस में आ सकता है तो प्रोसीजर लॉ और एविडेंस के पेपर में आएगा तो उसमें लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2003 सुप्रीम कोर्ट, यह केस लो, और ये 2 लाइन का इसका हेल्ड किया गया था, ये लिख सकते हैं। नंबर 1, 2 नंबर तो आपके जजमेंट से मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 13 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। सेक्शन 13 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो हम आज सेक्शन 13 और 14 दोनों कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर कल से हम एडमिशंस चालू करेंगे, स्वीकारोक्ति, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 13, फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशन। अब फैक्ट्स, जो तथ्य शो किए जाते हैं और किस प्रश्न पर, कि क्या जो एक्ट जो क्वेश्चन में है, क्या वो एक्सीडेंटल था, मतलब दुर्घटनापूर्वक था, या इंटेंशनल था, या फिर जानबूझकर किया गया था, तो वो तथ्य अगर कोई उसको क्लियर करते उस क्वेश्चन को, तो वो रेलिवेंट हो जाएंगे। अब देखिए 13 की बॉडी में पढ़ता हूं, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। जब एक केस में, सिविल केस में, क्रिमिनल केस में एक प्रश्न उठ जाता है कि भाई जो कार्य क्वेश्चन में है, क्या जिस पर केस चल रहा है, जो मुद्दा है, जो मैटर इशू है, क्या वो एक्ट एक्सीडेंटल हुआ है या फिर इंटेंशनल हुआ है। मतलब एक्सीडेंटल मतलब दुर्घटनापूर्वक हुआ है, इंटेंशनल मतलब जानबूझकर करा गया है। तो देखिए, और डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, या फिर वो एक्ट जो हुआ है उसमें एक पर्टिकुलर नॉलेज थी, हाँ ये एक्ट करना ही है, या फिर नॉलेज पर्टिकुलर इंटेंशन थी, हाँ जो एक्ट माइंड में सोचा हुआ वो एक्ट करना ही है, तो वो भी तथ्य रेलिवेंट होगा। और क्या है, पर्टिकुलर नॉलेज थी कि हाँ भाई सोचा तो ये हुआ है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। देखिए, द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेज, तो एक तथ्य दिखाया जाता है, क्या तथ्य दिखाया जाता है, कि जो कार्य हुआ है ना, उसने बहुत सारे सिमिलर अकरेंसेज करे हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, बताता हूँ, आगे बताता हूँ। द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेज, एक तथ्य दिखाया जाता है कि जो तथ्य है केस में, जो फैक्ट इस केस में क्वेश्चन में है, जो तथ्य जो मैटर इशू क्वेश्चन में है, कि ये एक्ट, ये कार्य, ये एक्ट जो एक अपराधी ने, एक डिफेंडेंट ने सिविल केस में, क्रिमिनल केस में किया है, तो वो एक्सीडेंटल था या वो था इंटेंशनल था। तो एक तथ्य दिखाया जाता है कि जी ये तो था सीधा का सीधा सीरीज बना रहा था करेंसीज की, ये एक बार नहीं हुआ, ये बहुत बार घटित हुए हैं। भाई एक बार होता तो मान चलते थे भाई एक्सीडेंटल था, और अगर बहुत बार घटित हुआ तो मान सकते भाई एक्सीडेंटल नहीं था, ये तो बार बार जानबूझ के हो रहा है, इंटेंशनल था। अगर गलती से हो जाता है, एक बार कोई एक्ट हो जाता है, तो मान सकते हैं भाई चलो हो गया होगा भाई, एक्सीडेंटल हो गया होगा, कोई नॉलेज नहीं थी, ठीक है। लेकिन बार बार होता है तो क्या होता है, सीधा सीधा भाई एक्सीडेंटल थे, नॉलेज थी इसको, ये इंटेंशन थी इसको, इसने जानबूझ के करा है। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं, भाई ए है एक 18 साल का लौंडा, अब उसको मिली हुई है गाड़ी फॉर्च्यूनर अपने पापा से। अब क्या होता है, जैसे उसको डे 1 से गाड़ी मिली है ना, इतनी रैश ड्राइविंग करता है कि भाई कम से कम गलियों में भी, जो गलियां होती हैं जो टाउन की, जो मेन रोड होती है, जैसे हमारा पटौदी रोड है, खानसा रोड है, उस पर 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाता है। भाई रेडी रूडी वाले, अटरम सटरम, बहुत रिक्शा रुक्शा वाले सारे जाते रहते हैं, रोज किसी ना किसी को टक्कर मारता है, ठीक है। पर वो भाई नहीं करते टक्कर, ऐसे ही मारता कि शीशे से बिठा के चला जाता है, साइड में शीशे होते हैं, मिरर होते हैं, जो फोल्डिंग मिरर होते हैं, उसको बिठा के चला जाता है, तो आदमी को इतनी चोट नहीं लगती। एक दिन क्या होता है, एक रेडी वाले के ऊपर गाड़ी चढ़ा के भाग जाता है। तो अब उसका पापा कहता है, भाई ये तो उसका पापा पुलिस स्टेशन में आता है, उसके ऊपर जब केस चलाता है कोर्ट में, उसका वकील कहता है जी जो 18 साल के लौंडे जो फॉर्च्यूनर चला रहा था ना, इसका एक्ट तो एक्सीडेंटल था, ये तो एक्सीडेंटल था। कोर्ट कहेगा भाई प्रोसिक्यूशन सभी को ले आएगा,
डे वन से जिसको गाड़ी मिली हुई है वो शून्य शू चला रहा है 100 की स्पीड में। अब ये मान लिया जाएगा कि ये भाई जो डे वन से वो गाड़ी 100 की स्पीड चला रहा है उसको उसको उसका एक्ट एक्सीडेंटल नहीं है, उसका एक्ट दुर्घटनापूर्वक नहीं है, उसको इंटेंशन थी, उसको नॉलेज थी कि भाई मैं इतनी तेज गाड़ी चलाऊंगा, इनडिफरेंट एटीट्यूड था, किसी को टक्कर लगेगी तो मैं देख लूंगा, फॉर्च्यूनर का मालिक हूं मैं, तो उसको इंटेंशन और नॉलेज थी और उसका ये एक्ट इंटेंशनल था, एक्सीडेंटल नहीं था। यह प्रूव हो जाएगा ये तथ्य, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन उनको जिनको पहले चोट थोड़ी बहुत चोट मारता हुआ चलता तो उनको ले आएंगे ना विटनेस बना के, तो यह प्रूव हो जाएगा कि इस लोंडे का एक्ट जिसके पास ये फॉर्च्यूनर पाई गई है यह एक्सीडेंटल नहीं था, इंटेंशनल था। अब देखिए क्योंकि सीरीज ऑफ अक्रेंसेस बना रहा था नहीं भाई, एक दिन चोट लगती है एक व्यक्ति को, वो पुलिस में रिपोर्ट कर देता है और वो पकड़ा जाता है, वो 18 साल का लोंडा, तो वो तो कह भी सकता है जी मेरे ध्यान नहीं रही, एक्सीडेंटल था और गाड़ी भी 50 की स्पीड में चल रही थी, ऐसा भी बोल सकते हैं, डिफेंस मिल सकते हैं। पर रोज एक महीने से सू गाड़ी चला रहा है 100 की स्पीड पे, तो भाई ये सिमिलर अक्रेंसेस तो है, बार बार घटित हो रहा है ना, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, जैसे हुआ इतने दिन अक्रेंस बन गया वो। इन ईच ऑफ विच द पर्सन डूइंग द एक्ट वाज कंसर्न्ड इज रेलिवेंट। और जो व्यक्ति ये एक्ट कर रहा है, जो अक्रेंसेस कर रहा है, वो इससे चिंता भी रख रहा है, तो वो रेलिवेंट तथ्य हो जाएगा, वो रेलिवेंट तथ्य हो जाएगा। अब गाड़ी तो कौन चला रहा है? गाड़ी तो वो 18 साल का लोंडा चला रहा है फॉर्च्यूनर। पर क्या अगर पुलिस पार्टी उसके पापा को भी केस में भाई फाइल कर देती है, उसके पापा को ये भाई क्यों इतने, मान के चलिए वो लड़का अभी 17 साल 6 महीने का हुआ था, उसको गाड़ी फॉर्च्यूनर दे दी उसके पापा ने। अब 6 महीने में तो उसको बचा है ना भाई, उसका ना लाइसेंस है ना कुछ है ना, वो अडल्ट है, वो मेजर भी नहीं है, तो उसके पापा पर भी केस फाइल करते, ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। पेरेंट्स पर भी केस फाइल कि भाई आपने इसको क्या दिया, आप अवेटर हो, ठीक है, कि आपने इसको गाड़ी दी कि जाओ और किसी को कुचल के मार दो, तो उनको भी अवेटर की तरफ फंसा देते हैं। तो ये कहता है कि भाई क्या उसके पापा की इंटेंशन थी, नॉलेज थी, तो वो कह रहा है जो पर्सन कंसर्न है ना अकरेंसेस पे, उसके बारे में भी अगर कोई संदर्भ तथ्य दिखा जाता तो वो भी रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा पढ़ते हैं लेटर पार्ट 13 का, इन ईच ऑफ विच द पर्सन डूइंग द एक्ट वाज कंसर्न्ड, और हर अकरेंसेस में जो व्यक्ति एक्ट कर रहा है, जो कार्य कर रहा है और वो चिंतित है उस कार्य से, तो वो रेलिवेंट हो जाएगा, संदर्भित तथ्य हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 13 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। आप पढ़ेंगे इसकी इलस्ट्रेशन, तीन इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल है, बहुत प्यारे प्यारे से ये पढ़ेंगे, और फिर आज की क्लास सेक्शन 14 खत्म करके पूरी कर देंगे, ठीक है। फिर कल की क्लास से हम एडमिशंस पढ़ेंगे। अब देखिए सेक्शन 13 का इलस्ट्रेशन, ए इज अक्यूज्ड ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस। ए पर केस चला जाए कि उसने अपना घर जला दिया है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फॉर विच इट इज इंश्योर्ड, और बस क्या करने के लिए, उसके हाउस का हाउस इंश्योरेंस हुआ होगा, फायर लगने से भाई उसको पैसे मिल जाएंगे, बस यही करने के लिए, वो पैसे प्राप्त करने के लिए ए अपने घर को जला देता है, ठीक है, ये होता है। अब देखिए द फैक्ट दैट ए लिव्ड इन सेवरल हाउसेज सक्सेसिवली, ईच ऑफ विच ही इंश्योर्ड, इन ईच ऑफ विच अ फायर अकर्ड। अब एक तथ्य दिखाया जाता है कि ए बहुत सारे घरों में रहा है और उसने उन बहुत सारे घरों को इंश्योरेंस करवाया था, और क्या करवाया था, इन ईच ऑफ विच अ फायर अकर्ड, और उन सब घरों में आग जली थी, आग लगाई गई थी, मतलब आग से वो घर जल गए थे। तो ये क्या है, एंड आफ्टर ईच ऑफ विच फायर्स ए रिसीव पेमेंट फ्रॉम डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी, और हर उन घरों में आग लगी ना तब ए को डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी से पैसे भी मिले हुए हैं। ये क्या है, देखिए आर रेलिवेंट, तो ये संदर्भित तथ्य है। तो ये सीधा सीधा क्या शो करते हैं कि जो फायर अब फिलहाल के जो ए के घर में हाउस में लगी है वो एक्सीडेंटल नहीं थी, वो इंटेंशनल थी। तब देखिए क्या लिख रहा है, एज टेंडिंग टू शो दैट द फायर वाज नॉट एक्सीडेंटल, कि हमें सीधा सीधा ये क्या दिखा रहे हैं कि जो फायर जो ए के घर में अब लगी जिसके ऊपर उसके केस चल रहा है वो एक्सीडेंटल नहीं थी, वो तो इंटेंशनल थी, ठीक है। तो सीधा सीधा इलस्ट्रेशन ये से समझ में आ गया कि सीरीज ऑफ अकरेंसेस क्या होती हैं और कौन व्यक्ति उसे चिंतित रखता है और कैसे रेलिवेंट होता है। दोबारा इलस्ट्रेशन को आसान से भाषा में समझाता हूँ। मान के चलिए एक व्यक्ति है ए, उसने कोई सेक्टर 10 गुड़गांव में कोई कोठी ली और उस कोठी को 5 करोड़ का इंश्योरेंस करवा लिया, और कोठी में लागत आई थी बनाने में 3 करोड़, तो 2 करोड़ को उसका सीधा सीधा फायदा होता दिख रहा है उसको। और 2-3 साल जैसे वो कोठी में रहा, उसने अपनी कोठी को खुद से आग लगा दी, पेट्रोल छिड़क के कुछ भी करके खुद से आग लगा दी, अंदर सिलेंडर फोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, आग लगी उसके घर में, धुआं जलने लग गया उसका घर। उसने अब इंश्योरेंस कंपनी जिससे इंश्योर करवाया तो अपने घर को 5 करोड़ रुपए ले लिए। अब इंश्योरेंस कंपनी को कहीं से लीड मिल जाती है कि भाई ए तो पहले सेक्टर 56 में भी रह चुका है गुड़गांव में, सेक्टर 17 में भी रह चुका है, सेक्टर 14 में भी रह चुका है, सेक्टर 4 में भी रह चुका है, और जितनी भी तीनों चारों सेक्टर में रहा है ना, इसके पास वहां कोठी थी और इसकी हर कोठियों में आग लगी थी।
इसकी हर कोठियों में आग लगी थी और सभी कोठियों में इसने इंश्योरेंस करवा रखा और उनसे मोटी रकम ली थी। तो मान के चलिए ये संदर्भ भाई, एक बार आग लगती है, 2 बार 10-20 साल में दोबारा आग लग जाती है, तो ये तो मान सकते हैं, पर सक्सेसिवली ट्रांजेक्शन में आग लग रही है उसकी कोठियों में और वो इंश्योरेंस कंपनी से, डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले रहा है, तो ये रेलिवेंट तथ्य हो जाएगा ए के अगेंस्ट और उस इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में ए को सजा होकर ही रहेगी। अब बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर रहेगा। तुम बताओ भाई, हम क्या से ना माने कि तुम्हारे सारे घरों में जिसमें तुम रहते हो उसमें आग एक्सीडेंटल लगी है, तुम कह रहे हो एक्सीडेंटल लगी है, जिन मैं सारे घरों में रहता हूं, और या हम क्यों ना माने कि तुमने आगे इंटेंशन लगाई। अब ए के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब कोर्ट तो सेक्शन 13 में रेलिवेंट फैक्ट उसे मान लेगा और फैक्ट इन इश्यू को प्रूव करने के लिए सीधा चल पड़ेगा। अब देखिए इलस्ट्रेशन बी, ए इज एम्प्लॉय टू रिसीव मनी फ्रॉम डेटर्स ऑफ बी। ए एम्प्लॉयड है, ए को नौकरी पर लगाया हुआ है कि बी के जो डेटर्स हैं, बी के जो देनदार हैं, उससे ए पैसे इकट्ठे करेगा और बी को दे देगा। बी क्रेडिटर है, बी ने बहुत सारे व्यक्ति को पैसे बांटे होंगे, ए को नौकरी पे लगाए, तू पैसे इकट्ठे करके ला और मेरे को दे, ठीक है। ये बात आप देखिए, इट इज एज ड्यूटी टू मेक एंट्रीज इन बुक शोइंग द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय हिम। अब ये ए की ही ड्यूटी है, ए का दायित्व है कि भाई कितने उसने पैसे रिसीव करे किसके, बी के डेटर से, वो एंट्री करे, उसका ब्यो खाता किसमें लिखे, एक बुक में दर्ज कर दे, ठीक है, कि कितने पैसे उसने किससे रिसीव करे, जो बी के डेटर्स थे, देनदार थे। अब देखिए, ही मेक्स एन एंट्री शोइंग दैट ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन ही रिसीव्ड लेस देन ही रियली डिड रिसीव। उसने एक एंट्री बना दी और उसने एक एंट्री उस रजिस्टर में, एक बुक में, जो वो खातों की बुक थी, ब्यो खातों की बुक थी, उसमें उसने क्या एंट्री करा दी कि भाई जिस दिन उसको मिले थे पैसे 1 लाख, और उसने एंट्री कर दी कि उस दिन मेरे को पैसे मिले हैं 50,000 रुपए। तो ये क्या है, देखिए आगे देखिए, he makes an entry showing that on a particular occasion he received less than he really did receive, ठीक है। The question is, अब एक प्रश्न उठता है क्या, whether this false entry was accidental or intentional। अब एक प्रश्न उठता है, क्या जो एंट्री ए ने रजिस्टर में, उपयोग खाते के रजिस्टर में एक्सीडेंटली करी है या इंटेंशनली करी है, मतलब उससे गलती से हो गई है, जानबूझकर करी है। अब देखिए, द फैक्ट दैट अदर एंट्रीज मेड बाय ए इन द सेम बुक आर फॉल्स। अब एक तथ्य दिखाया जाता है, बी एक तथ्य दिखाता है, कोर्ट प्रोसिक्यूशन एक तथ्य दिखाता है कि भाई इसने और भी बहुत सारी एंट्रियां फॉल्स की हुई है उस बुक में। तो ये क्या है, ये क्या है, आप देखिए, एंड दैट द फॉल्स एंट्री इन ईच केस इन फेवर ऑफ ए आर रेलिवेंट, एंड दैट द फॉल्स एंट्री इन ईच केस इज इन फेवर ऑफ ए आर रेलिवेंट। तो ये देखिए, दोबारा पढ़ते हैं एक बार, द फैक्ट दैट द अदर एंट्रीज मेड बाय ए इन द सेम बुक आर फॉल्स। एक तथ्य दिखाया जाता है बी के द्वारा या प्रोसिक्यूशन के द्वारा कि भाई जो तथ्य इस बुक में इन्हें जो और एंट्रीज की हुई है ना, वो भी फॉल्स है, वो भी नकली है। देखिए, एंड दैट द फॉल्स एंट्री इज इन ईच केस इन फेवर ऑफ ए आर रेलिवेंट। और जो हर एंट्री है जो ए ने करी है, जो फॉल्स एंट्री करी है, वो ए के फेवर में है, मतलब ए को सजा हो सकती है। तो वो क्या है, वो संदर्भित तथ्य है उस केस में, वो बी के फेवर में जाएगी, वो बातें प्रोसिक्यूशन के फेवर में जाएगी, और ए के अगेंस्ट में जाएगी कि उसने भाई एक एंट्री अगर वो करता और उस पर बी ने उस पर केस चला दिया कि भाई तूने तो झूठी एंट्री करी है, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन वो कह देगा, वो डिफेंस लेगा जी एक्सीडेंटल हो गया, मेरे से गलती से हो गया। तो बी फिर से दिखाता है, अरे ये देख, पन्ने पलट के दिखाता है कोर्ट रूम में ट्रायल स्टेज पे एविडेंस दे रहा है कि जिसने कम से कम 5 जगह फॉल्स एंट्री कर रखी है। मैंने अपने डायरेक्टर से पूछा, हाँ भाई कितने पैसे दिए हैं, बोलता भाई तेरे एजेंट को हमने, एक को जिसने तुमने नौकरी पे रखा था उसको 50,000 रुपए हम रोज देते थे, इसने एंट्री करी हो 10,000 रुपए की, 40,000 रुपए कहाँ गए। तो सीधा ये वो साबित हो रहा है कि इसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया मेरे साथ, तो उस पर केस चला जाए। तो सीधा ये है, अब बी के वो फेवर में हो जाएगी वो बात, और ए के अगेंस्ट में हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इलस्ट्रेशन बी। अब इलस्ट्रेशन सी हम पढ़ते हैं, ए इज अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू बी अ काउंटरफिट करेंसी। ए पर केस चल रहा है कि उसने बी को डिलीवर किया है क्या, जाली नोट, जाली करेंसी। द क्वेश्चन इज, अब एक प्रश्न उठता है, क्या उठता है, वेदर द डिलीवरी ऑफ द करेंसी वाज एक्सीडेंटल। क्या जो ए ने डिलीवरी करी है बी को, क्या वो एक्सीडेंटल थी, मतलब दुर्घटना से हुई है, मतलब एक्सीडेंटल, क्या उसकी इंटेंशन नहीं थी, वो तो ऐसे ही हो गई, मतलब उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, वो भाई दुर्घटना से हो गई। अब देखिए, द फैक्ट दैट सून बिफोर और सून आफ्टर द डिलीवरी टू बी। अब एक तथ्य दिखाया जाता है, क्या तथ्य दिखाया जाता है कि ए ने बी को जैसे डिलीवरी दी, या ए बी को डिलीवरी देने जाने वाला था, उससे पहले क्या होता है, ए डिलीवर्ड काउंटरफिट करेंसी टू सी डी एंड ई आर रेलिवेंट। ए ने बी को जब करेंसी डिलीवर की तो उससे पहले वो किसको, सी डी और ई को भी जाली नोट डिलीवर करके आया था। तो ये क्या है, ये संदर्भित तथ्य है कि ये एक्सीडेंटल नहीं, ये इंटेंशनल है। देखिए, एज शोइंग दैट द डिलीवरी टू बी वाज नॉट एक्सीडेंटल। तो ये सीधा सीधा क्या दिखा रहे हैं कि बी, ए ने जो बी को डिलीवरी दी है काउंटरफिट करेंसी की, वो एक्सीडेंटल नहीं थी, वो इंटेंशनल थी, क्योंकि जब उसने ए ने बी को डिलीवरी करी उससे पहले वो सी डी और ई को जाली नोट देके आ चुका था।
तो सीधे सीधा बी अब उनको लेके आएगा कोर्ट में सी डी और ई को कि आप बताओ कि ये आपको भी जाली नोट दे के आया था ना, जब इसने मेरे से डिलीवरी मेरे को इसने बाद में डिलीवरी की, आपको पहले कर दी, आपको भी जाली नोट दिए थे, आप कोर्ट में ट्रायल में एविडेंस दे दो। तो ये क्या होंगे, उस कोर्ट में उस ट्रायल में रेलिवेंट संदर्भित तथ्य हो जाएंगे किसके अगेंस्ट में, ए के अगेंस्ट में और प्रोसिक्यूशन के फेवर में, ए को सजा होकर ही रहेगी। ठीक है, ये हमारा हुआ सेक्शन 13 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पूरा, जो कि एक्सीडेंटल और इंटेंशनल तथ्यों के बारे में बात कर रहा था। अब हम सेक्शन 14 पढ़ेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट रहेगा, उसके बाद हम सीधे इसके इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे और फिर कल से हम एडमिशन सेक्शन 15 भारतीय साक्ष्य अधिनियम से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब सेक्शन 14 एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। अब अस्तित्व दिखा रहा है कि भाई एक व्यापार में कितने लंबे समय तक एक चीज चली आ रही थी, तो वो वस्तु, वो चीज जो व्यापार में बहुत लंबे टाइम तक अस्तित्व में थी एक वस्तु, वो संदर्भित, वो रेलिवेंट हो जाएगी। अब बॉडी पढ़ते सेक्शन 14 की देखिए, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन, जब एक प्रश्न उठ जाता है, वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, कि क्या एक एक्ट, एक कार्य हो चुका है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो अस्तित्व दिखाया जाता है कि भाई उस व्यापार में ये कार्य ऐसे ही चलता है, इसी लाइन से चलता है, इसी मेथड से चलता है, तो वो अस्तित्व दिखाया जाता है। अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज अ रेलिवेंट फैक्ट, और जिसके लिए अब तक वो हो जाना चाहिए था, नेचुरली उसको हो जाना चाहिए, तो वो क्या है, वो रेलिवेंट तथ्य है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस को संदर्भित करता है, रेलिवेंट करता है, तो वो रेलिवेंट तथ्य, वो संदर्भित तथ्य है केस में। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, इसका इलस्ट्रेशन तो बाद में पढ़ेंगे, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। भाई एक अमेज़न का ऑफिस है, उसमें 2000 एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है, तो उन 2000 एम्प्लॉय क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, वो सारे जो उनको अपने कस्टमर्स को जो शिपिंग बिल होते हैं, जो वो भाई कस्टमर है अमेज़न से सामान खरीदते हैं, सामान तो वेयर हाउस में पैक होता है, लेकिन ऑफिस से सारे बिल कट कर जाते हैं। तो सारे जो बिल कट कर जाते हैं, वो उन्होंने एक बड़ा सा लेटर बॉक्स को लगाया हुआ अपने ऑफिस के साइड में, मेन एंट्रेंस के वहां, तो सारे बिल उसमें डलते हैं, सारे बिल उसमें डलते हैं। और आज से नहीं डलते, वो जैसे अमेज़न खुली है ना गुड़गांव में अमेज़न का ऑफिस है, जैसे वहां खुली है ना, वहीं सारे बिल इनवॉइस है ना उसमें डलते हैं, और वो फिर सामान के साथ पैक होकर कस्टमर को जाते हैं। तो ये क्या है, ये कोर्स ऑफ बिजनेस बन चुका है, ये बिजनेस की एक रूटीन बन चुकी है कि भाई सारे एम्प्लॉय 2000 के 2000 एम्प्लॉय जितना भी उनको ऑर्डर होता है, कंप्यूटर से बिल काटते हैं, प्रिंट निकालते हैं और उस डब्बे में फेंक देते हैं, मतलब उस डब्बे में डाल देते हैं, और जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो बिल के साथ और सामान के साथ उसको डिलीवर कर देते हैं। तो ये क्या है, तो ये कोर्स ऑफ बिजनेस है। अब एक सवाल उठ जाता है भाई, एक केस फाइल हो जाता है, मान के चलिए कोई एम्प्लॉय था, कोई मतलब एक व्यक्ति काम करता है अमेज़न में ए, उसने अब क्या किया, उसके ऊपर अमेज़न के जो एमडी था, जो गुड़गांव का हरियाणा में जो ऑफिस था अमेज़न का, उसने केस चला दिया कि भाई ए ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, ए ने अपने लेटर्स नहीं फेंके उसमें, मतलब अपने लेटर्स उसमें बड़े से लेटर बॉक्स में जिसमें बिल फेंकते हैं, इनवॉइस फेंकते, वो नहीं फेंके उसमें। तो ये क्या है, ए दिखा देगा ना, क्या दिखा देगा कि मैं जी आज से नहीं, मैं पिछले 2 साल से अमेज़न के ऑफिस में कार्यरत हूँ, और ये क्या है, मैं इसको लेटर्स को, इनवॉइस को उस लेटर बॉक्स में डालता आ रहा हूँ। ठीक है, और नेचुरली वुड हैव बीन डन, या फिर वो जो होना था वो नेचुरली मेरी बात ही थी कि वो लेटर्स उसमें जाते हैं, इनवॉइस जाते हैं। तो ये क्या है, ये एग्जिस्टेंस, ये अस्तित्व दिखा रहा है किसका, कोर्स ऑफ बिजनेस का, कि भाई एक बिजनेस में, एक व्यापार में ऐसा एग्जिस्टेंस, अस्तित्व होता है। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, भाई ए है एक हार्डवेयर शॉप का मालिक, तो उसकी बहुत बड़ी हार्डवेयर शॉप है, तो मान के चलिए। अब बी है एक प्लम्बर, ठीक है, तो बी अब उससे क्या लेता है, बी उससे ले लेता है भाई 1 लाख रुपए का यही प्लम्बिंग गुड्स ले लेता है भाई, पाइप ले लेता है, ठुट्टी वगैरह ले लेता है, टैप वगैरह ले लेता है ए से, और क्या करता है, उसको 1 लाख रुपए का सामान लेता है ए से बी, वो जो प्लम्बर होता है, तो प्लम्बर जो होता है उसको 50,000 रुपये दे देता है, जी आप 50,000 रुपये दीजिए, और ए बोलता है ठीक है। तो क्या होता है, अब 2 दिन बाद ये बी पर केस कर देता है, वो हार्डवेयर वाला शॉप का मालिक प्लम्बर पे, क्या कहता है 50,000 रुपये, 2 दिन बाद ही। अब प्लम्बर इसमें क्या कहेगा, तो अगर वो कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन दिखा देना उस बिजनेस की, क्या कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन दिखाएगा कि जी ए जो प्लम्बर है ना, ये और व्यक्तियों को, इसकी ये कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन है, ये इसका व्यापार की कोर्स है इसका, कि भाई सबको क्रेडिट लिमिट, जो उधार पर जो सामान इससे लेता है और कुछ पैसे दे देता है, तो ये इसको 6 महीने में ये केस करता है, इसलिए मेरे पे केस कर दिया 2 दिन में। तो ये संदर्भित तथ्य हो जाए किसके फेवर में, जो प्लम्बर है उसके फेवर में, और अगेंस्ट ए जो हार्डवेयर शॉप का मालिक है उसके अगेंस्ट में सिविल केस में। ठीक है, तो ये सीधा सीधा हमारा सेक्शन 40 हुआ, जो कि कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन को रेलिवेंट बताता है, और एग्जिस्टेंस, अस्तित्व होना। ठीक है, अब देखिए इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। अब देखिए इलस्ट्रेशन ए, द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न उठता है, वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच, कि क्या एक पत्र डिस्पैच हो चुका है, मतलब जहां उसको जाना था वहां से वो निकल चुका जाने के लिए, ठीक है, एड्रेसी के पास। तो देखिए, द फैक्ट दैट इट वाज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल लेटर्स पुट इन अ सर्टेन प्लेस टू बी कैरिड टू द पोस्ट एंड दैट पर्टिकुलर लेटर वाज पुट इन दैट प्लेस आर रेलिवेंट। अब तथ्य दिखाया जाता है कि भाई
एक तथ्य दिखाया जाता है। क्या तथ्य दिखाया जाता है? द फैक्ट दैट इट वाज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये तथ्य दिखाया जाता है कि ये तो रूटीन का, व्यापार के रूटीन का काम है। क्या काम है? फॉर ऑल लेटर्स की, वो जो बिजनेस, जो भाई बिजनेस है, जो लेटर्स भेजते हैं, जैसे मान के चलिए कोई हॉस्पिटल्स है वो लेटर्स डिलीवर करते हैं भाई, जिनकी बिल समरी होती है, जो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं उनको जो बिल वगैरह का पूरा समरी होता है वो लेटर्स के थ्रू भेजते हैं। तो ये कह रहा है द फैक्ट दैट इट वाज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, की हॉस्पिटल का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। फॉर ऑल लेटर्स पुट इन अ सर्टेन प्लेस, की सारे के सारे लेटर एक सर्टेन प्लेस में डाल दिए जाते हैं। मान लीजिए चलिए अस्पताल में कोई बड़ा सा लेटर बॉक्स है, उसमें सारे के सारे लेटर डाल दिए जाते हैं। तो ये कह रहा है टू बी कैरी टू द पोस्ट, और जो वहां से सीधा लेटर बॉक्स से उठकर एक पोस्ट ऑफिस में भेज दिए जाते हैं, किसी व्यक्ति की ड्यूटी होगी। तो कह रहा है एंड दैट पर्टिकुलर लेटर वाज पुट इन दैट प्लेस आर रेलिवेंट, तो ये माना जाएगा कि हाँ अब उस अस्पताल के जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जो लेटर भेजते हैं, उस बॉक्स में उन्होंने डाल दिया था। और अब ये क्या है? ये सीधे सीधे संदर्भित तथ्य है भाई, ये कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन है, कोर्स ऑफ बिजनेस है कि भाई जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जो अस्पताल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले, उसने वो बिल की समरी लेटर बनाकर उस पोस्ट में डाल दिया था अपने अस्पताल के, और वहां से किसी व्यक्ति को वो पोस्ट ऑफिस में लेके जाने थे। तो बस अगर वो यह शो कर देता है ना, वो व्यक्ति जिसके ऊपर केस चलाया जा रहा है कि भाई क्या तुमने लेटर दिया या नहीं दिया, ठीक है, तो वो यह दिखाता था कि भाई ये कोर्स ऑफ बिजनेस था, मैंने लेटर उस पर दे दिया है, मैंने लेटर वहां रख दिया था। अब अगले व्यक्ति का काम था कि भाई वहां से वो पोस्ट के थ्रू आगे पहुंच रहा था। ठीक है, तो सारे के सारे रेलिवेंट तथ्य होंगे किसके फेवर में? जिस अस्पताल के जिसने अकाउंट्स वाले ने वो लेटर लिखे उसके फेवर में। ठीक है, अब बी द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न उठता है वेदर अ पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए, कि क्या एक लेटर, एक पत्र क्या ए को रिसीव हो गया, रीच उसके पास पहुंच गया। आप देखिए द फैक्ट दैट इट वाज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स, एक तथ्य दिखाया जाता है कि भाई बहुत दिनों पहले ही वो पोस्ट कर दिया गया था, मतलब जब उसको एक्चुअल में डिलीवर होनी थी उससे 10 दिन पहले 15 दिन पहले वो पोस्ट कर दिया गया था, मतलब उसको भेजने के लिए भेज दिया गया था। देखिए एंड वाज नॉट रिटर्न थ्रू आ रिटर्न लेटर ऑफिस आर रेलिवेंट, और वो 15 दिन पहले एक लेटर जो ए को पहुंचना था वो पोस्ट कर दिया गया था, पर अब तक वो उसको रिसीव भी नहीं हुआ, और 15 दिन तक वो जो पोस्ट ऑफिस जिससे पोस्ट हुआ था उसको वापस भी रिसीव भी नहीं हुआ, रिटर्न भी नहीं हुआ। तो ये भी क्या है? ये संदर्भित तथ्य है कि भाई लेटर कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ बीच में फंसा हुआ है, वो या तो पहुंच कर ही रहेगा या वो वापिस आएगा। ये संदर्भित तथ्य, लेटर अभी गुम नहीं हुआ है। तो ये क्या है? सीधा सीधा रूटीन है। किसकी रूटीन है? ये एग्जिस्टेंस दिखा रहा है, अस्तित्व दिखा रहा है किसका? कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, कि भाई ट्रांजैक्शन में ऐसी बातें होती रहती हैं। जो ये मैंने प्लम्बर वाला एग्जांपल लिया था ना, ए जो हार्डवेयर वाला शॉप का मालिक था और बी जो प्लम्बर था, उसके ऊपर ये एग्जांपल फिट बैठता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे भाई कोई केटरिंग वाला है जिसका काम है भाई शादी ब्याह में, बहुत बड़ी शादी ब्याह में वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है कि कम से कम 5000 व्यक्ति को खाना बनाने के लिए, और उसका कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट है 50 लाख रुपए। ठीक है, तो अब बी को शादी करवानी होगी। ठीक है, मान के चलिए एक ए है जो कि केटरर है, जो कि हलवाई है, और बी को अपनी बेटी की शादी करवानी है। वो बी अपनी बेटी की शादी के लिए हलवाई ए को चुन लेता है। अब ए कहता है जी 50 लाख रुपए लगेंगे, 50 लाख है मेरी फीस, आप दे दो, मतलब मेरे चार्जेस लूंगा, आपकी बेटी के ब्याह में खूब अच्छे से अच्छे बढ़िया पकवान बनाऊंगा, आप दे दीजिए। तो वो क्या करता है? अब उसकी जो हलवाई जो केटरर होता है उसकी कोर्स ऑफ बिजनेस है कि भाई जब भी वो शादियां करता था ना पहले, उसको वो तब नहीं बता रहा, वो उसको पता है बी को जिसकी बेटी की शादी होनी है कि भाई ये जो हलवाई है, रेपुटेटेड हलवाई, इसकी क्या कोर्स ऑफ बिजनेस है कि भाई ये 40 लाख रुपीज तो एडवांस ले लेता है, 10 लाख रुपीज काम हो जाने के बाद लेता है। तो क्या करता है इस केस में? क्या होता है? बी जिसको अपनी बेटी की शादी में खाना बनवाना होता है ए से, वो उसको 40 लाख रुपए दे देता है। अब ए क्या करता है? ए उसकी बेटी की शादी में खाना बनवा देता है। ठीक है, सॉरी, ए जो हलवाई है उसकी बी की बेटी की शादी के लिए खाना बना देता है। अब लेकिन क्या होता है? बी ए को पैसे नहीं दे रहा 10 लाख रुपए, तो ए अब उस पर केस चलता है। तो बी कह रहा है भाई मैं देने ही वाला था क्योंकि कंपनसेशन से बचने के लिए। तो ये क्या कहता है? भाई इसको पता था कि भाई मैं रेपुटेड हलवाई हूँ, और मैं कम से कम मैंने 1000 शादियां कर रखी, मैंने 500 शादियों में खाना बना रखा है, और मेरी ये रूटीन है। 40 लाख में एडवांस लेता हूँ, 10 लाख रुपए मैं तुरंत जिस दिन शादी, जैसे ही इसकी बेटी की डोली उठ के गई, मतलब ये इसकी बेटी की शादी हुई, फेरे हुए, उससे पहले उसके बाद ये मेरे को तुरंत चेक देना था इसको। इसने मेरे को 2 दिन हो गए जब तक चेक नहीं दिया, तो मैंने केस फाइल कर दिया क्योंकि देने नहीं वाला था। और जैसे केस फाइल होता वो कहता मैं देता हूँ, सिर्फ कंपनसेशन से बचने के लिए। अब उसमें जो हलवाई है, जो केटरर, उससे भाई वो 10 लाख रुपए मांगे और कंपनसेशन भी मांगेगा। अगर बी कह रहा मैं देने वाला हूँ तो कोर्ट सिर्फ उसको वो दिलाएगी, 10 लाख रुपए दिलाएगी, पर कंपनसेशन नहीं दिलाएगी। तो ये अगर ए जो हलवाई जो केटरर है बस ये प्रूव कर दे कि ये मेरी कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन अस्तित्व में है कि मैं 40 लाख रुपए पहले लेता था और 10 लाख रुपए बाद में लेता हूँ, जब इसकी बेटी की शादी थी वो फेरे होकर चली जाती जब लेता मैं। तो ये क्या है? ये सीधा रेलिवेंट फैक्ट है। किसके फेवर में है? ये उस हलवाई केटरर के फेवर में, ए के, और बी के विरुद्ध में, अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये अस्तित्व दिखाता है किसका?
कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन का, ठीक है, कोर्स ऑफ बिजनेस का, कोर्स ऑफ बिजनेस का अस्तित्व दिखाता है कि भाई ऐसे ही एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन अस्तित्व में है लंबे लंबे समय से, तो ये रेलिवेंट संदर्भी तथ्य हो जाएगा, ठीक है, हर केस में। तो ये सिविल केस में भी हो सकता है और क्रिमिनल केसेस में भी हो सकता है, ठीक है, चेक बाउंस के केसेस से इस पे रिलेट हो सकते हैं, 138 एनआई एक्ट के केसेस से रिलेट हो सकते हैं। तो यह आज की हमारी पूरी क्लास होती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, जो कि आज हमने सेक्शंस पढ़े, कितने पढ़े हमने भैया, सेक्शन 12, 13 और 14, सेक्शन 12, 13 और सेक्शन 14 इनके पढ़े हमने एग्जाम्पल्स। अब इसमें सेक्शन 12 में तो इलस्ट्रेशन थे और सेक्शन 14 में भी इलस्ट्रेशन है और इलस्ट्रेशन भी हमने पूरे कर लिए हैं, लेकिन सेक्शन 13 और 14 में कोई लैंडमार्क जजमेंट नहीं है, तो लैंडमार्क जजमेंट मेरे नोट्स में लिखी हुई है, वो बाद में आपको करवाऊंगा। लेकिन हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 12, 13 और 14 पूरे कर लिए हैं, सेक्शन 12, 13, 14 विद इलस्ट्रेशन के साथ पूरे कर लिए। और मैंने अपने रैंडम जो एग्जाम्पल दी उससे आपको समझ में आएगा होगा कि क्या बात होती है एक्चुअल में, ठीक है। तो ऐसे ही रिलेवेंसी दिखाई जाती है, केस में, ठीक है। तो भाई कल के सेक्शंस अब एडमिशंस के ऊपर आएंगे, कल के प्रोविजंस, तो हम वो कल की क्लासेस में पूरा करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।